इधर वानी युवराज के रूम के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और अजीब अजीब से मुंह बनाते हुए दरवाजे को घूरने लगती है। फिर हिम्मत करके हाथ को आगे कर दरवाजा लॉक करती है, पर अंदर से उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। जिस वो फिर से दरवाजा लॉक करती है, लेकिन इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता, जिस पर वो थोड़ी देर इंतजार करती है। जब कुछ देर बाद भी दरवाजा नहीं खुलता तो वानी अपने हाथ को आगे कर दरवाजे को अंदर की तरफ धकेलती है तो दरवाजा खुल जाता है। ये देख वानी अंदर आ जाती है तो उसकी नज़र सामने खिड़की के पास खड़े युवराज पर जाती है, जिसकी पीठ वानी की तरफ थी, जो किसी गहरी सोच में डूबा बिना शर्ट के सिगरेट के कश भर रहा था। उसे इस तरह देख वानी मुस्कुरा जाती है और उसी तरफ आकर उसके पीछे खड़ी होकर युवारा को देखने लगती है। वही युवराज सिगरेट के कश भरते हुए बिना वानी को देखे सख्त लहजे से किसी के रूम में उसकी इजाज़त के बगैर आना कन्हा से सीखा है तुमने? इतना कहते हुए युवराज वानी की तरफ घूम जाता है और एक तरजनी नज़र उस पर गड़ा देता है। युवराज के उसकी तरफ पलटते ही वानी की उसकी नज़रों में खो जाती है और लगातार उसकी आंखों में देखती रहती है। सर्द नज़रों से युवराज में उलझी वानी बिना कीदी खौफ के युवराज को के देख रही थी, जबकि युवराज उसे गुस्से से देख रहा था। जब कुछ देर तक वानी ने अपनी नज़रें नहीं हटाती तो युवराज अपने गुस्से को शांत कर एक गहरी सांस लेते हुए थोड़ी तेज आवाज़ में वानी मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। इतना सुन वानी एकदम से होश में आती है और हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखने लगती है। फिर उसकी बातों पर ध्यान देते हुए वो हल्के से मुस्कुरा जाती है और शांत स्वर में कहती है, अभी क्या कहा था आपने कि मुझ में तमीज़ नहीं है? तो ऐसा जनाब, अभी तो फ़िलहाल आप मेरी तमीज़ को छोड़कर अपनी बात करिए। फिर एकदम से झल्लाते हुए, क्या आपको तमीज़ नहीं है? इस तरह बिना कपड़ों के हमारी नज़रों के सामने खड़े हैं, जाइए पहले कुछ पहन लीजिए फिर बात करते हैं आपसे। इतना कहकर वानी एक नज़र युवराज को देख पीछे की तरफ पीट करके खड़ी हो जाती है, जिस पर युवराज एकदम से वानी के सामने आकर हल्के गुस्से से, अगर तुम्हें मुझे इस तरह देखने में शर्म महसूस हो रही है तो दरवाज़ा उधर है, जा सकती हो, और आइंदा बिना मेरी इजाज़त के रूम में आने की कोशिश भी मत करना। युवराज को गुस्से में देख वानी सहम जाती है, जिस पर वो अपने डर को छिपाते हुए हिम्मत कर युवराज से, हमें भी कोई शौक नहीं है आप जैसे खड़ूस के रूम में आने का, वो तो भाभी ने कहा था आपको बुलाने को, इसलिए हम यहाँ आए थे, क्योंकि हम उनकी बात कभी नहीं टालते, इसलिए चले आए, पर अब जा रहे हैं। फिर मुंह हटते हुए, और वैसे भी आप जैसे खड़ूस के रूम में आना भी कौन चाहता है? अगर भाभी ना कहती तो हम नहीं आते। हूँ खड़ूस कन्ही के ना जाने कैसा शौक पाल रखा है, हर वक्त सड़ा हुआ मुंह लेकर घूमते रहते हैं, प्यार से बात करना तो जैसे कभी सीखा ही नहीं है महाशय ने। कहते हुए वानी एक पर युवराज को घूर कर रूम से जाने लगती है। वो अभी दरवाजे तक ही पहुंची थी कि तभी युवराज की आवाज़ उसके कान में खनकती है, वानी एक बात का विशेष तौर पर याद रहे तुम्हें, मुझसे कोई भी शैतानी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो अच्छा तुम्हारे लिए, मुझसे और मेरी चीज़ों से जितना दूर रहोगी उतना बेहतर होगा तुम्हारे लिए। कोशिश करना कि खुद को मेरे गुस्से से बचाने की, तुम्हारी शैतानियों को ज़्यादा बर्दाश्त करने में सक्षम नहीं हूँ, तो ध्यान रहे न कोई मस्ती न शैतानी हो ना पाए मेरे साथ। इतना कहते हुए युवराज बैद से शर्ट उठाकर पहन लेता है। तो वही युवराज की बातों को सुन वानी एकदम से दरवाजे पर रुक खड़ी होकर हल्के से मुस्कुरा जाती है। फिर कुछ सोचते हुए वो पीछे की तरफ पलट युवराज को देखती है, जो अब शीशे के सामने खड़ा अपने बालों को बना रहा था। फिर वानी की तरफ घूमते हुए देखता है तो वानी वही दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी। ये देख युवराज, वानी से तुम गई नहीं अब तक? ये सुन वानी एक पल युवराज को देख अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहती है, जी माफ़ करिएगा, आपने अभी अभी जो मुफ्त का ज्ञान हमें दिया उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहाँ वानी होती है वहाँ शैतानियाँ का होना लाजमी है। तो आप हमसे किसी भी प्रकार की उम्मीद मत रखिएगा कि हम कोई मस्ती नहीं करेंगे, खाना के बिना रह सकते पर शैतानी किए बिना एक पल नहीं गुजार सकते, समझे मिस्टर खड़ूस? कहते हुए वानी मुस्कुराते हुए रूम से चली जाती है। ये सुन युवराज के हाथों के मुट्ठी कस जाती है, जिस पर वह दरवाजे को घूरने लगता है कि तभी अचानक से वानी दरवाजे से झांकते हुए, युवराज से हमें सामने से घूर नहीं पाए तो दरवाजे को घूर रहे हैं, क्या लगा आपको कि हम चले गए? नहीं, अभी यहीं है, एक्चुअली वो हमें कुछ कहना था आपसे तो वापस आ गए। इतना कहते ही वानी शरारत से मुस्कुरा जाती है और फिर धीरे से कहती है, तो हम आपसे ये कहने आए थे कि आप बिना शर्ट के और भी ज़्यादा हॉट लगते हो खड़ूस। इतना कहते हुए उसके होठों की शरारती मुस्कुराहट और गहरी जो जाती है, जिस पर वो कुछ सोचते हुए शर्माने की एक्टिंग करती है और फिर अपने दोनों हाथों से चेहरे को ढकते हुए प्यार से कहती है, हाय, हमें तो बताते हुए भी शर्म आ रही है, पर फिर भी हम बता देते हैं, आपको बिना कपड़ों में देखकर तो कोई भी लड़की आपसे लिपटने पर बेचैन हो उठेगी। अभी तो हमने खुद को संभाल लिया है, पर अगली बार ध्यान रहे आप बिना शर्ट के हमारे सामने मत आना, नहीं तो। कहते हुए वानी हल्के से अपने हाथों को चेहरे से हटाते हुए युवराज को देखे वैसे ही शर्माते हुए, उफ, हालत खराब हो रही है हमारी तो, अब इससे ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, बहुत शर्म आ रही है। इतना कहते हुए वो वापस अपना चेहरा ढक लेती है। अगले ही पल वानी अपने हाथों को चेहरे से उठाते हुए सामने युवराज को देखती है, जो अब गुस्से से उसे ही देख रहा था।
ये देख वानी थूक गटक लेती है और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए मासूम सी शक्ल बना लेती हैं और फिर अपनी बत्ती सी चमकाते हुए धीरे से कहती है, अरे आप तो बुरा मान गए, हम तो यूं ही बोल रहे थे, आपकी मर्जी, आप कभी भी कहीं भी बिना कपड़ों के घूम सकते हो, इससे हमें क्या, हम कौन होते हैं आपसे कुछ भी कहने वाले, आपका घर है, आप जब चाहे जैसे चाहे। तभी युवराज उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए, जिसे देख वानी एकदम से, हम चलते हैं, आशी भाभी हमें बुला रही है, कहते हुए वानी रूम से बाहर की तरह भाग जाती है। जिस पर युवराज दरवाजे की तरफ देखता रहता है कि तभी उसकी बातों को सोच अनायास ही उसके होठों पर मुस्कुराहट तैर जाती है, फिर अचानक ही उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और गंभीरता उसके चेहरे पर उभर आती है, जिस पर वह एक पल कुछ सोचते हुए रूम से बाहर चला जाता है। नीचे आने के बाद युवराज आशी को और प्रभास गुड मॉर्निंग करता है और फिर कुर्सी को आगे कर खामोशी से बैठ जाता है, जिस पर आशी एक पल युवराज को देख उसे नाश्ता सर्व करती है तो युवराज शांति से नाश्ता करने लग जाता है। उसे इतना चुप देख आशी प्रभास को देख कुछ इशारा करती है, जिस पर प्रभास अपने कंधे उचकाते हुए ना का इशारा करता है। तभी वानी सीढ़ियों से नीचे आती है और प्रभास के पीछे आकर उसके गले में हाथ डालते हुए प्यार से कहती है, गुड मॉर्निंग भाई। इस पर प्रभास वानी के हाथों को चूमते हुए, गुड मॉर्निंग, कैसा है मेरा आशु। ये सुन वानी युवराज के बगल वाले कुर्सी पर बैठते अपने स्टाइल में बताते हुए, आई एम ऑलवेज गुड माई लवली स्वीट भाई। ये सुन प्रभास मुस्कुरा जाता है और फिर कुछ सोचते हुए वानी से, मैंने सुना है कि आजकल तेरी शैतानियां बढ़ती जा रही है, बहुत शरारती होती जा रही है। ये सुन वानी प्रभास को देख भोलेपन से, मैं कहा कोई शैतानी करती हूँ भाई, कितनी भोली और मासूम बहन मिली है आपको, लेकिन आप हो कि बेवजह उसे बदनाम कर रहे हो। ये सुन प्रभास हंसते हुए, सही कहा तूने, तेरे जैसी भोली बहन तो मेरे अलावा किसी के पास होगी नहीं, फिर बेफिक्री से, पर ठीक है कोई बात नहीं, तू जैसी भी है बहुत प्यारी है। ये सुन वानी गहरी मुस्कुराहट के साथ प्रभास से, थैंक यू भाई मेरी तारीफ करने के लिए, वैसे आप भी कुछ कम नहीं हो। फिर गौर से प्रभास को देखते हुए, क्या बात है भाई, आजकल आप बहुत हैंडसम होते जा रहे हो। फिर एक नज़र आशी को शरारत से, लगता है भाभी का प्यार आपके प्रति बढ़ता जा रहा है, वो पहले से भी ज़्यादा आपको प्यार करने लगी है। ये सुन प्रभास एक नज़र आशी को देखता है, जिस पर आशी शर्माकर अपनी नज़रें झुका लेती है तो प्रभास के होठों की मुस्कुराहट गहरी हो जाती है, जिस पर वो लगातार आशी देखता रहता है। तभी वानी प्रभास को देख शरारत से, अब बस भी करिए भाई, और कितना देखोगे भाभी को। ये सुन प्रभास हड़बड़ा जाता है और वानी को घूरने हुए कहता है, नाश्ता कर चुपचाप। ये सुन वानी वैसे ही मुस्कुराते हुए, कर तो रही हूँ, घूर क्यों रहे हो। फिर मुस्कुराते हुए, और वैसे भी ऐसा कभी हो सकता है कि मैं आपकी बात ना मानूं, आप तो मेरे सबसे प्यारे वाले भाई हो, तभी तो मैं आपको स्वीट लवली भाई कह के बुलाती हूँ। फिर एक पल युवराज को देख बुरा सा मुंह बनाते हुए, पर कुछ लोग तो बहुत खड़ूस होते हैं, हमेशा सीरियस वाल लोग लिए घूमते रहते हैं, अगले ही पल शरारत से और बिना कपड़ों के भी। वानी की बात सुन युवराज नज़र उठाते हुए उसे घूरने लगता था तो वही आशी और प्रभास असमंजस से वानी को देखने लगाते हैं, जैसे उन्हें उसकी बात समझ ना आए हो। ये देख वानी अपनी बात पर ध्यान देते हुए एकदम से हड़बड़ा जाती है और फिर संभलते हुए कहती है, क्या हुआ, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। वो तो मैं अपने कॉलेज के साइंस वाले टीचर की बात कर रही थी, बहुत खड़ूस है, हमेशा सीरियस वाला लुक लिए घूमते रहते हैं, लेकिन एक बात है तो है, वो बंदे बड़े हैंडसम है, जब कोई शर्ट पहनकर आते हैं तो उसके ऊपर के 2 बटन तो हमेशा खुले रहते हैं। कहते हुए वानी शरारत से मुस्कुरा जाती हैं और फिर आंख भरते हुए कहती है, हाय क्या कमाल के लगते हैं, मन करता है कि बस उन्हें देखते रहो। ये सुन प्रभास आशी और युवराज वानी को तेजी से घूरने लगते हैं, जिस पर वानी तीनों को देख एकदम से सिकपकाते हुए धीरे से, मेरा मतलब था कि मुझे छोड़ के सारी लड़कियां उन्हें देखती है, कहते हुए वानी मासूम सी शकल बनाते हुए तीनों को देखती और फिर बत्ती सी ग्रिन चमका देती है। तभी युवराज थोड़े सख्त लहजे से, अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दोगी तो बेहतर होगा, तभी अपना सपना पूरा कर पाओगी, कहते हुए युवराज एक नज़र वानी को देख अपना नाश्ता करने लगता है तो वही उसकी बात सुन वानी के होठों की मुस्कुराहट गायब हो जाती है, जिस पर वो मायूस होते हुए चुपचाप नाश्ता करने लगती है। ये देख प्रभास एक नज़र आशी को देखता, जिस पर वो अपनी पलकें झपकाते हुए कुछ इशारा करती है तो बदले में प्रभास हल्के से अपनी गर्दन हिलाते हुए युवराज से कहता है, युवराज मैं सोच रहा था क्यों अब हमें वानी की शादी के बारे में सोचना चाहिए। ये सुन युवराज खाते खाते एकदम से रुक जाता है और नज़र उठाकर प्रभास को देखता है, जिस पर प्रभास फिर से, मैंने एक लड़के को पसंद किया है वानी के लिए, बस तुझे दिखाना बाकी रह गया है, एक बार तू भी देख ले, फिर मुझे अपना जवाब बता दे, उसके बाद मैं उसे यहाँ बुला लूंगा, जिससे वानी उससे मिल लेगी, इसी बहाने बात भी हो जाएंगी दोनों की और जान भी लेंगे एक दूसरे को। प्रभास अपनी बात बोलकर चुप हो जाता है तो वही युवराज एक पल वानी को देखता है, जो हैरानी प्रभास को देख रही थी। तभी प्रभास वानी को देखते हुए प्यार से, बच्चा क्या तू मेरी पसंद के लड़के से शादी करेंगी। ये सुन वानी कुछ नहीं कहती है, बस प्रभास को देखती रहती है, कहाँ से बोलती कुछ, उसकी तो जान ही हलक में आ गई थी। शादी का नाम सुन वो तो युवराज के अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती थी।
कुछ देर बाद प्रभास वानी को देख फिर से वानी जवाब दे मुझे, तू तैयार तो है शादी के लिए? कहते हुए प्रभास उम्मीद भरी नज़रों से वानी को देखता है, जिस पर वानी अपनी नींद से टूटते हुए एक नज़र युवराज को देखती है, फिर अपने दर्द को छिपाते हुए झूठी मुस्कुराहट के साथ प्रभास से कहती, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ भाई, अगर आप चाहते हो कि मैं शादी कर लूँ तो ठीक है, मैं आपके पसंद के लड़के से शादी करने के लिए तैयार हूँ। कहते हुए वानी की आंखें हल्की नम हो जाती है और सांसें तेज होने लगती है, लेकिन प्रभास के सामने वो खुद को संभाल लेती, जैसे ये सब उसने बहुत मेहनत से बोला हो। वो अंदर ही अंदर दर्द से तड़प जाती है, लेकिन उसे जाहिर नहीं होने देती, अपने भाई के चेहरे की खुशी के लिए हाँ बोल देती है। पर आशी को वानी का दर्द महसूस हो जाता है। वानी एक बार फिर से युवराज को देखती है, जो बिना किसी भाव के नाश्ता कर रहा था, जैसे उसे इस सब से फर्क ही ना पड़ रहा हो। उसे इस तरह बेपरवाह देख वानी का दर्द और बढ़ जाता है। वही प्रभास को जब युवराज का कोई जवाब नहीं मिलता तो जिस पर प्रभास फिर से, युवराज तूने जवाब नहीं मेरी बात का। इस पर युवराज शांत स्वर में, पर प्रभास तुझे इतनी जल्दी क्या है वानी की शादी की, अभी उम्र ही कितनी है, इतना समझदार होकर तू कैसे उसकी शादी के बारे में सोच सकता है, मेरी बात सुन, अभी वानी को अपनी पढ़ाई पर फोकस करने दे, उसके बाद। प्रभास बीच में ही युवराज की बात काटते हुए, तू चिंता मत कर, मैंने जिस लड़के को पसंद किया है उसे वानी से शादी के बाद पढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफेक्ट वो भी यही चाहता है कि वानी अपनी पढ़ाई पूरी करें, उसे इस बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। रही बात उम्र की, तो 2 दिन बाद वानी 20 की हो जाएगी, परसों बर्थडे है वानी का, लड़के को मैंने उसी दिन आने की बोला है, वो शाम तक आ जाएगा। कहते हुए प्रभास टेबल से अपना फ़ोन उठाते उसमें कुछ करता है और युवराज को देख फिर से कहता है, मैंने तुझे लड़के का फ़ोटो सेंड कर दिया है, एक बार देखकर पसंद कर ले, मुझे इंतज़ार रहेगा तेरे जवाब का। इतना कहते प्रभास एक नज़र आशी को देखता है और फिर अपने हाथ को ऊपर कर कुछ इस तरह का थम्स अप का चिन्ह इशारा करता है, जिस पर आशी बदले में उसे सेम इशारा कर देती है। ये देख प्रभास हल्के से मुस्कुरा जाता है और फिर से युवराज को देख मन ही मन में जनता हूं कि तू उस फोटो को नहीं देखेगा, लेकिन तू शायद नहीं जानता कि वो किसकी फोटो है, पर ना देखकर तू पछताएगा, तेरे दिल में मेरी विनी के लिए कुछ भी है तो तू उस लड़के के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कहते हुए प्रभास युवराज से अपनी नज़रें हटा लेता है और फिर वानी को देखते हुए कहता है, वानी जल्दी से नाश्ता कर, उसके बाद रेडी होकर बाहर आ जाना, मैं कॉलेज छोड़ दूंगा तुझे। ये सुन वानी धीरे से जी भाई। प्रभास जाने लगता है कि तभी युवराज प्रभास से, तुझे तो आज मिस्टर हरीश खुराना के साथ मीटिंग पर जाना है ना? इस पर प्रभास सोचते हुए, जाना तो है, पर कोई बात नहीं, मैं वानी को कॉलेज छोड़ने के बाद चला जाऊंगा। इस पर युवराज कुर्सी से खड़े होते हुए, उसकी ज़रूरत नहीं है, वानी को कॉलेज में छोड़ दूंगा, अभी तू निकल मीटिंग के लिए। ये सुन प्रभास हल्के से मुस्कुराते हुए, ठीक है मैं जाता हूँ, तू बाद में आ जाना। कहते हुए प्रभास बड़ी सी मुस्कान लिए चला जाता है। इधर लखनऊ में सुबह के 9 बज चुके थे और श्री अब तक सो रही थी। थोड़ी देर बाद ही उसकी आंखें खुलती है तो सामने घड़ी में टाइम को देख वो हैरान हो जाती है, जिस पर वो बेड से खड़ी हो जाती है और खुद से बड़बड़ाने लगती है, हे दुर्गा माँ, आज हम इतनी देर तक कैसे सोते रह गए, नीचे सब नाश्ते के लिए इंतजार कर रहे होंगे और हम हैं कि अब तक सोते रहे। वो बड़बड़ाते हुए अलमारी की तरफ आकर उसे खोलते हुए एक साड़ी निकाल जल्दी से बाथरूम में घुस जाती है। थोड़ी बाद ही श्री अपने गीले बालों को पोंछते हुए बाथरूम से बाहर आते हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हो जाती है, फिर हल्के से नज़र उठाकर शीशे में देखती है। उसके बाद हाथों में चूड़ी, माथे पर बिंदी, हल्की लिपस्टिक, फिर सिंदूर को उठाते हुए उसे पूरी मांग में भर लेती है, जिस पर हल्का सा सिंदूर उसकी नाक पर गिर जाता है। तभी श्री को आईने में युवान दिखाई देता है, जो दीवार से टेक लगाए, पैरों को स्टाइल से फोल्ड किए, होठों पर मुस्कुराहट, अपने सीने पर दोनों हाथों को बांधे खड़ा सर्द नज़रों से उसे देख रहा था। फिर अपना एक हाथ निकालते हुए वो कुछ इस तरह का ठीक है का चिन्ह इशारा करता है और दूसरे हाथ को अपने होठों पर ले जाते हुए एक फ्लाइंग किस श्री की तरफ छोड़ देता है। ये देख श्री शर्माते हुए अपनी नज़रें झुका लेती है, फिर अगले ही पर एकदम से पीछे की पलट कर युवान को देखती, पर वहां उसे कोई नज़र नहीं आता, जिस पर वो मुस्कुराते हुए अपने सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए रूम से बाहर चली जाती है। इधर सब डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे और काका एक साइड से खड़े सबको देख रहे थे। तभी श्री नीचे आती है तो सबको नाश्ता करते देख वो हल्के से मुस्कुरा जाती है और फिर काका को देख थोड़ी उदास होते हुए धीरे से कहती है, आज हमारी वजह से काका को अकेले ही नाश्ता बनाना पड़ा। कहते हुए श्री एक पल काका देख डाइनिंग टेबल की तरफ आ जाती है, जिस पर यत्विक श्री को देख धीरे से गुड मॉर्निंग भाभी। इस पर श्री मुस्कुराते हुए यत्विक से, गुड मॉर्निंग देवर जी। तभी काव्या श्री को देख शरारत से, वैसे क्या हुआ भाभी, आज आप इतनी देर से जागे हो? कन्ही भाई ने। यत्विक बीच में ही, तू चुपचाप से नाश्ता नहीं कर सकती, सुबह सुबह ही तेरी शरारतें शुरू हो जाती है। इस पर अनी काव्य के बोलने से पहले ही यत्विक से, अब सब आपकी तरह थोड़े न होते हैं, जो खुद तो शरारतें करते नहीं, दूसरे करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। मिस्टर, आप भूल रहे हैं कि दी सिर्फ आपकी भाभी नहीं है, काव्या की भी है, तो उनका पूरा हक है उनके साथ शरारतें करने का, उन्हें छेड़ने का, आप होते कौन हो उन्हें
कहते हुए अनी एकदम से रुक जाती है। उसे याद आता है कि वो ज़्यादा बोल गई, जिस पर वो एकदम से कपकाते हुए यत्विक से सॉरी वो मैं। इस पर श्री बीच में अनी से कोई बात नहीं अनी। फिर राधा जी को देख चिंता भरे स्वर में, माँ आज हमें देर हो गई आपको दवा देने में, आप रुकिए हम अभी आपकी दवा लेकर आते हैं। कहते हुए श्री जाने लगती है तो राधा जी श्री से, रुकिए श्री। ये सुन श्री रुकते हुए राधा जी को देख, हम आते हैं अभी माँ। राधा जी मुस्कुराते हुए, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आज अनी ने मुझे दवा खिला दी, अभी 1 घंटे पहले ही मैंने दवा ली है, अपने उसी समय पर जो डॉक्टर ने आपको बताया था। ये सुन श्री राहत की सांस लेती है और फिर इधर उधर देखती है, पर युवान उसे कहीं नजर नहीं आता कि तभी युवान किचन से बाहर आते हुए सबको देख तो आप सबका इंतजार खत्म हुआ। फिर अपने हाथ में लगे बॉल को टेबल पर रखते हुए, ये रही आपकी खीर, एकदम युवान स्टाइल में। कहते हुए युवान मुस्कुरा जाता है। तभी उसकी नज़रें श्री से जा मिलती है, जो हैरानी से उसे ही देख रही थी, तो वही ना चाहते हुए भी युवान उसके रूप में ही खो जाता है। आज श्री ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जो युवान का फेवरेट कलर था। ऊपर से उसका गोरा रंग जो उस रंग में उभर रहा था, ओपन पल्लू साड़ी जो से नाभि से नीचे बंधी हुई थी, कमर में पतला सा कमरकद जो उसकी पतली कमर पर 4 चांद लगा रहा था। ना चाहते हुए भी युवान की नज़रें श्री की कमर पर आकर ठहर जाती है। अगले ही पर वो अपनी आंखें बंद कर मन ही मन खुद से ही अपनी नज़रों को संभाल, युवान बीवी जरूर है पर हक नहीं है तेरा उस पर, इसलिए खुद को संभाल, इस तलब का उठना लाजमी है पर मिटना नामुमकिन है, खुद को सीमाओं में रख, उनसे बाहर निकलने की कोशिश मत कर। कहते हुए युवान खुद को शांत कर लेता है। फिर आंखें खोलते हुए श्री को देखता है, जो अभी हैरान सी उसे ही देख रही थी। ये देख युवान हल्के से मुस्कुराते हुए श्री से पास आता है और धीरे से उसके कान में कहता है, मैडम अपनी नज़रों पर ज़रा बंदिश लगाइए, वरना यूं मुझमें उलझकर आप सबकी नज़रों में बेशर्म हो जाओगी। माना कि मैं हैंडसम हूँ, लड़कियां चाहकर भी अनदेखा नहीं कर पाती मुझे, पर फिर भी खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए, तो संभालिए ज़रा, इतना भी क्या हैरानी से देखना कि नज़रें हटना भूल जाए। पर श्री फिर भी युवान की बात का कोई जवाब नहीं देती, जिस पर युवान मन ही मन, ये लड़की सबके सामने कुछ गलत न करवा बैठेगी मुझसे। फिर श्री को देख थोड़े तेज आवाज में, श्री तुम ठीक हो? श्री हड़बड़ाते हुए युवान को देख, हाँ युवान जी हम ठीक है। तभी अनी युवान को से, अब आप इस तरह से दी को सरप्राइज दोगे कि आपको खाना बनाना भी आता है, तो वो तो हैरान ही होंगी ना जीजू। तभी काव्या, सिर्फ भाभी क्यों, कोई भी लड़की जब ये जानेगी कि लखनऊ शहर का टॉप बिजनेसमैन जिसे काम के साथ साथ खाना बनाना भी जानता है, तो सब शौक में चले जाएंगे। इस पर यत्विक काव्या की बात पर सहमति देते हुए, राइट काव्या। फिर युवान को देख, और जब उन्हें ये पता चले कि आप बेस्ट सेफ रह चुके तब क्या होगा उन सबका। इस पर अनी हैरान होते हुए एकदम से, क्या जीजू एक सेफ भी है? इस पर राधानी मुस्कुराते हुए अनी से, हाँ बेटा, और ये सब इसने अपने पापा से सीखा था, एक वही थे जो इसे नई नई डिश बनाना सिखा। कहते हुए राधा जी एकदम से चुप हो जाती है, उन्हें अब एहसास होता है वो क्या बोल गई। माहौल में एकदम से शांति फैल जाती है, जिस पर काव्या यत्विक को देख उसे युवान की तरफ देखने का इशारा करती है, तो श्री और अनी दोनों को इशारे को समझने की कोशिश करती है। जब कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोलता तो काव्या युवान की बनी हुई खीर खाती है और माहौल को खुशनुमा बनाते हुए युवान को देख मस्ती से, क्या बात है भाई, आपने तो खीर बहुत ही टेस्टी बनाई है, बोले तो एकदम झकास। ये सुन युवान हल्के से मुस्कुरा जाता है, फिर सबको देख धीरे से, आप सब खाए, मैं अभी आता हूँ। कहते हुए युवान अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। उसके जाने के बाद काव्या मायूस होते हुए धीरे से कहती है, अब पता नहीं इनका मूड कैसे सही होगा। फिर राधा जी को देख, माँ आपने क्यों डेट के बारे में कहा, आपको पता है ना कि भाई। कहते हुए काव्या की आंखें भर आती है, जिस पर वो खड़े होते हुए, सॉरी मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा, मैं चलती हूँ। फिर यत्विक से, भाई आप ऑफिस जाओ तो रास्ते में अनी को कॉलेज छोड़ देना। कहते काव्या बाहर की तरफ चली जाती है। तभी श्री काव्या की बातों सोचते हुए यत्विक से, देवर जी काव्या ने ऐसा क्यों कहा कि युवान जी का मूड। यत्विक बीच में ही बिना किसी भाव से, भाई डेट से बहुत करते हैं भाभी, जब पापा यूएसए से वापस आ रहे थे तो प्लेन क्रैश होने की वजह से पापा की। कहते हुए यत्विक एकदम से चुप हो जाता है और एक झटके से खड़े होते हुए फिर से, सॉरी भाभी पर इससे आगे बताने की हिम्मत नहीं है मुझ में। इतना कहते हुए यत्विक वहां से चला जाता है। तभी राधा जी खुद की भावनाओं को छिपाते हुए श्री को देख धीरे से, श्री बेटा आप एक बार युवान से बात करिए, मैं जानती हूँ इस वक्त वो बहुत तकलीफ में होगा, एक आप ही है जो उसे संभाल सकती है। कहते हुए राधा जी खुद को संभाल नहीं पाती, जिस पर उनकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। ये देख श्री उनके पास आकर उनके आंसू साफ करते हुए प्यार से, हमें हमारी माँ की आंखों में आंसू नहीं प्यार नजर आना चाहिए, आप चिंता मत करिए माँ, युवान जी ठीक हो जाएंगे, हम अभी उनके पास जाते हैं। फिर अनी को देख, अनी आप माँ का ख्याल रखना। हम कुछ देर बाद युवान को एहसास होता है कि वो श्री के गले लगा हुआ है, जिस पर वो श्री को छोड़ते हुए 2 कदम दूर हो जाता है और पीछे की तरफ घूमकर अपने दोनों हाथों को रेलिंग पर रखते हुए खाली आंखों से सामने आसमान को देखने लगता है।
ये देख श्री आगे आकर युवान के बगल से खड़ी हो जाती है, जिसे महसूस कर युवान एक पल श्री को देख वैसे ही सामने देखते हुए कहता है, सॉरी श्री, वो मैं भूल गया था कि। इस पर श्री बीच में ही, आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है युवान जी, हम आपके दर्द को महसूस कर सकते हैं, एक पिता की कमी क्या होती है इसका अंदाजा है हमें, और अब तो आप हमारे दोस्त बन चुके हैं, तो क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त की तकलीफ को कम नहीं कर सकता है उसके गले लगकर, और फिर अब तो आपसे हमारे दो रिश्ते जुड़ चुके हैं, एक दोस्त का और दूसरा आपकी पत्नी का। वो बात अलग है कि हमारा रिश्ता बाकी पति पत्नियों जैसा नहीं है, तो क्या हुआ, रिश्ता तो है ना हमारा आपसे, इतना हक तो है ना आप पर युवान जी कि हम आपके दर्द को बांट सके, आपको समझ सके। इतना कहते हुए श्री चुप हो जाती है, जिस पर युवान श्री को की तरफ देखता है जो उसे ही देख रही थी। तभी युवान अपने एक हाथ को श्री के हाथ के पास ले जाकर उसके ऊपर रख देता है और हल्के से दबाते हुए धीरे से कहता है, थैंक यू श्री, मेरे दर्द को समझने के लिए। ये सुन श्री हल्के से मुस्कुराते हुए अपने दूसरे हाथ को युवान के हाथ पर रख मस्ती से, आप शायद भूल रहे कि हम आपके दोस्त बन चुके हैं, बहुत पुराना डायलॉग है कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, तो आप ये सब फॉर्मेलिटी मत करिए और जल्दी से अपने होठों पर एक प्यारी मुस्कुराहट लाइए जिसे देख माँ को सुकून मिल जाए। कहते हुए श्री अपने हाथ को होठों तक लाते हुए युवान को स्माइल मुस्कुराने की कहती है, जिस पर ना चाहते हुए युवान के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। ये देख श्री युवान से ये हुई ना बात, अब चलिए नीचे, कहते हुए श्री आगे बढ़ जाती है कि तभी युवान श्री से, एक मिनट रुको श्री। ये सुन श्री रुकते हुए युवान को देख जी कहिए। युवान पास आते हुए श्री से, मेरी माँ का इतना ख्याल रखने के थैंक यू, फिर एकदम से ये थैंक यू मैंने अपनी दोस्त को नहीं बल्कि अपनी बीवी से बोल रहा हूँ। कहते हुए युवान मुस्कुरा जाता है। तो श्री एक पल युवान को घूरते हुए, अच्छा जी, तो ये आप अपनी पत्नी को बोल रहे हैं, तो फिर आप भी सुन लीजिए, जिनका ख्याल हम रख रहे वो सिर्फ आपकी माँ नहीं हमारी भी माँ है, तो मिस्टर आपने इस थैंक यू को आप अपने पास संभाल कर रखिए, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। हम हमारी माँ का ख्याल इस थैंक यू के लिए नहीं रखते, उन्हें अपनी माँ दिल से मानते हैं, इसलिए उनका ख्याल रखते और हमेशा रखते रहेंगे जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, उसके बाद तो हमें यहाँ से चले। कहते हुए श्री एकदम से चुप हो जाती है, उसे अपनी बात पर ध्यान जाता है कि वो क्या बोलने जा रही थी, अगले ही पर उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। वही युवान को महसूस हो जाता, जिस पर वो जैसे ही कुछ कहने वाला होता है। श्री गंभीरता से, जाना तो हमें है युवान जी, पर तब तक नहीं जब तक आपकी सारी शर्तें पूरी नहीं हो जाती, जिन्हें हमने दिल से स्वीकार किया था, उन्हें पूरा किए बिना नहीं तो जाएंगे। कहते हुए श्री चुप हो जाती है और युवान को देखती है जो अब उससे पीट करके खड़ा था। ये देख श्री उसके पास आती है और फिर राधा जी के बारे में सोचते हुए फिर से कहती है, कभी सोचा है आपने युवान जी, जब माँ को हमारे रिश्ते के बारे में पता चलागा कि हमने ये शादी क्यों की, तब क्या होगा। ये सुन युवान के चेहरे पर दर्द की लहर आकर चली जाती है। फिर कुछ सोचते हुए वो श्री को देख शांत स्वर में, वो तो वक्त पर निर्भर करेगा कि उस दिन क्या होगा, फिलहाल तो माँ को हमारे रिश्ते का सच पता नहीं चलना चाहिए। कहते हुए युवान एक पल श्री की आंखों में देखता और फिर गहरी सांस लेते हुए कहता है, अब चलो नीचे, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। कहते हुए युवान आगे बढ़ जाता है, जिस पर श्री उसे जाते देख मन ही मन, काश आपका और हमारा रिश्ता इतना मजबूत हो जाए जो हमारे अलग होने के बाद भी ना टूट पाए। कहते हुए श्री अपने एक हाथ को गले तक लाते हुए दुर्गा माँ के पैंडल को पकड़ लेती है और फिर मन ही मन दुआ करती है, हे दुर्गा माँ, इस परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। इतना कहकर श्री टेरेस से नीचे आकर हॉल की तरफ बढ़ जाती है, तो युवान ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर रास्ते में यत्विक बिना किसी भाव के सामने की तरफ देखते हुए कार चला रहा था, तो वहीं अनी की नज़रें लगातार यत्विक को देख रही थी। तभी यत्विक वैसे ही सामने देख अनी से, मुझे देखने के अलावा कहीं और भी देख सकती हो अनी। ये सुन अनी एकदम से हड़बड़ा जाती है और फिर खिड़की से बाहर देखने लगती है। अनी को इस तरह हड़बड़ाता देख अनायास ही यत्विक के होठों पर मुस्कुराहट तैर जाती है, जिस पर अनी बिना उसे देखे शांत स्वर में, मैंने पहले भी कहा था आपसे, मेरे सामने हंस लेंगे तो चुरा नहीं लूंगी आपकी मुस्कुराहट को। इतना सुन यत्विक सकपका जाता है, जिस पर उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, पल भर में उसके होठों की मुस्कुराहट गायब हो जाती है और चेहरे पर गंभीरता उभर आती है। वो अनी की बात पर का कोई जवाब नहीं देता और वैसे ही चुपचाप कार ड्राइव करता रहता है। अब दोनों के बीच खामोशी फैल जाती है। थोड़ी देर बाद ही अनी यत्विक की तरफ देख धीरे से, मेरी उस दिन वाली बात से नाराज है ना आप, इसलिए ना तो मेरी बात का कोई जवाब दे रहे हैं, ना ही मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं। इतना कहते ही ना जाने क्यों अनी की आंखें हल्की नम हो जाती है और गला भर आता है, जिस पर वो यत्विक के देखने से पहले ही खिड़की की तरफ चेहरा घुमा लेती है, पर तब तक यत्विक की नज़रें देख लेती है, जिस पर वो झटके कार को ब्रेक लगाते हुए कॉलेज के सामने रोक देता है और अनी को देख गंभीरता से कहता है, मेरे बात ना करने को नाराजगी मत समझो अनी, मैं ऐसा ही हूँ, मुझे समझना बहुत मुश्किल है। इस पर अनी एकदम से, अच्छा है, मुझे भी बहुत मुश्किल चीज़ें से बेहद लगाव हो जाता है, अब देखना यह है कि आपसे मेरा कितना लगाव।
यत्विक बीच में दृढ़ता से नहीं होना चाहिए। सुना तुमने, मुझसे लगाव नहीं होना चाहिए अनी, ये मंजूर नहीं मुझे। जितना मुझसे दूर रहोगी खुश रहोगी, और गलती से मुझ में उलझ गई तो कभी सुलझ नहीं पाओगी। मैं अपने सब्र में रहना बेहतर समझता हूँ और हमेशा रहूँगा। तुम बस खुद को मुझसे उलझने से रोको, अच्छा होगा, वरन मैं अपनी सीमा से बाहर आता है तो सब कुछ अशांत हो जाएगा। पहले भी आगाह किया, आप फिर से कर रहा हूँ, मेरे प्रति किसी भी एहसास को अपने दिल में मत। इस पर अनी बीच में ही और आया, तो क्या करेंगे आप? अगर मुझे कभी आपसे मोहब्बत हो गई तो क्या? ये सुन यत्विक बीच में अपने शब्दों में सख्ती लाते हुए, अनी से तो जल जाओगी, सिवाय दर्द और तकलीफ के कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। ये प्यार मोहब्बत की बातें सिर्फ ख्वाबों में ही खूबसूरत होती है, असल जिंदगी में तो बस टाइम पास के लिए है। इस पर अनीफी की मुस्कुराहट के साथ, जब ये आपको ख्वाबों में खूबसूरत लगती है तो ज़रा सोचिए रियल लाइफ में तो मोहब्बत की वादियाँ बहुत प्यारी होंगी। कहते हुए अनी के चेहरे पर नूरानी चमक दौड़ जाती है तो वही यत्विक उसकी बातें सुन शांत स्वर में हो गया, तुम्हारा अब जाओ कॉलेज के अंदर, मुझे ऑफिस जाना है। ये सुन अनी एक पल यत्विक को घूर कर देखती है, फिर अगले ही पल वो मुस्कुराते हुए कार से बाहर निकल खिड़की से यत्विक को देख प्यार से, मुझे लेने तो आएंगे ना आप? यत्विक अनी को घूरते हुए, इतना वक्त बर्बाद नहीं करता मैं, काव्या के साथ आ जाना। इस पर अनी शरारत से, काव्या के साथ क्यों? आप नहीं आ सकते मुझे लेने? अब मैं क्या आपकी बीवी थोड़े ना हूं जो आपको मुझे लेकर जाने में शर्म आएगी? ये सुन यत्विक फी की मुस्कुराहट से, सपनों की दुनिया में ज़्यादा जीती हो, बाहर निकलो उससे। रही मेरी बीवी की बात तो वो तुम नहीं हो सकती, मेरी लाइफ की वाइफ तो कोई और होगी, तुम नहीं, समझी? फिर सोचते हुए, और फिर एक बच्ची से शादी कौन करना चाहेगा? किसी और का तो पता नहीं, पर मैं तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मेरी बीवी बनने का ख्याल तो छोड़ ही देना। माना बच्चे क्यूट होते हैं, पर तुम्हारे जैसे बच्चे की आवश्यकता नहीं है मुझे। अभी छोटी हो और शायद छोटी ही रहोगी। मुझे तो लगता है श्री भाभी को तुम्हारी शादी के लिए कोई बच्चा ही ढूंढना पड़ेगा जो तुम्हें संभाल सके। कहते हुए यत्विक की हल्की सी हंसी निकल जाती है, फिर अगले ही पल गंभीरता। वही उसकी बात सुन अनी के चेहरा मुरझा जाता है। यत्विक का ये बोलना कि उसकी बीवी कोई और बनेगी, ये बात कहीं ना कहीं उसके दिल को चुभ जाती है, जिस पर वो यत्विक को देख हल्के गुस्से से, मैं दुआ करूंगी कि आपको आपकी पसंद की लड़की जल्दी मिल जाए, और भगवान करे वो भी मेरी तरह बच्ची हो। इतना कहते हुए अनी पैर पटकते हुए कॉलेज के अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद यत्विक हल्के से हंसते हुए धीरे से, थोड़ी नक चढ़ी है, पर ठीक है, आज जिस तरह तुमने मेरी माँ का ख्याल रखा मुझे अच्छा लगा। कहते हुए यत्विक एक नज़र कॉलेज की तरफ देख वहाँ निकल जाता है। इधर अनी काव्या की क्लास में आती है तो काव्या उसे वहां नहीं मिलती, जिस पर वो क्लास से बाहर निकलते हुए लाइब्रेरी में आती है तो सामने के दृश्य को देख एकदम से दरवाजे पर रुक जाती है। अगले ही पल उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। तभी वो आगे बढ़ काव्या के सामने खड़े लड़के को देख पीछे से कंधे से पकड़ते हुए उसे झटके से काव्या से अलग कर देती है। जिस पर काव्या अनी को देख, अनी तुम जाओ यहाँ से। फिर सामने कुंज को देख गुस्से से, इसे तो मैं देखती हूँ। इस पर अनी कुछ नहीं कहती और कुंज के सामने आकर वैसे ही गुस्से से, आपको ज़रा भी तमीज नहीं है कि एक लड़की के साथ कैसा बिहेव करते हैं? ये क्या करने जा रहे थे आप काव्या के साथ? शर्म नहीं आती आपको एक लड़की को बिना उसकी मर्जी के किश करने की? छी! कहते हुए अनी नफरत से कुंज को देखने लगती है। इस पर कुंज को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक पल अनी को देखते हुए काव्या से, यार काव्या, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी एक बहन भी? फिर गौर से अनी को देख, पर बच्ची है अभी। ये सुन अनी हल्के गुस्से से, हेलो मिस्टर वॉटेवर, बच्ची नहीं हूं मैं, समझे आप? शुक्र मानिए जो हरकत आपने काव्या के साथ की, अगर वो मेरे साथ की होती तो जिसे आप बच्ची समझ रहे हैं वो कान के नीचे ऐसा बजाती कि आंखें सीधा हॉस्पिटल में खुलती। ये सुन कुंज डरने का नाटक करते हुए, सॉरी मैडम, मैं तो डर गया। कहते हुए कुंज एकदम से हंसने लगता है, जिस पर अनी के हाथों की मुट्ठी कस जाती है तो वही कुंज पागलों की तरह हंसने हुए अनी को देख, अब एक बच्ची कुंज को डराएगी। अगले ही पल गुस्से से, अब सुनो, तुम जो भी अपने काम से काम रखना, मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। रही बात काव्या के साथ जो हरकत करने की, अब वो तुम्हारे साथ। इसके आगे के शब्द कुंज के गले में ही अटक जाते हैं। वो लगभग पीछे की तरफ दीवार से सटीक जाता है, जिस पर वो झटपटाने लगता है, पर मजबूत पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पाता। उसकी सांसें उखड़ने लगती है। अगले ही पल उसकी आंखें लाल हो जाती है। यत्विक ने गुस्से से उसकी गर्दन को पकड़ रखा था। काव्या और अनी यत्विक को देख हैरान हो जाती है तो वही यत्विक दांत जमाते हुए कुंज को देख गुस्से से, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी बहन के साथ ऐसी हरकत करने की? कहते हुए यत्विक कुंज की गर्दन पर अपनी मजबूती और कसने लगता है, जिस पर कुंज फड़फड़ाने लगता है। ये देख काव्या और अनी घबरा जाती है तो वही काव्या जल्दी से यत्विक के पास आकर जैसे ही यत्विक से कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है, तभी यत्विक बिना उसे देखे सख्ती से, यहाँ नहीं काव्या, तुझसे तो मैं घर बात करता हूँ, फिलहाल तो इसे इसकी असली जगह पहुँचा दूँ। इस पर काव्या पर भा यत्विक गुस्से से चिल्लाते हुए, अभी जाओ तुम दोनों और बाहर जाकर कार में बैठो। इस पर काव्या डर जाती है और अनी के पास आते हुए उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगती है।
अनी की नज़रें बराबर यत्विक को देखती रहती है, जिसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल हो चुकी थी। वो लगातार कुंज को घूर रहा था, जैसे मानो अभी वो उसे भस्म कर देगा। इधर मुंबई में युवराज कॉन्फ्रेंस में बैठा काफी सारे लोगों के बीच घिरा उससे बातें कर रहा था, पर बार बार उसका ध्यान प्रभास की बातों में अटक जाता। वानी की शादी वाली बात उसे परेशान कर रही थी। तभी युवराज एकदम से रुकते हुए सबको देख बाकी की बातें कल क्लियर हो जाएंगी कहते हुए युवराज कुर्सी से खड़े होते हुए बाहर की तरफ चला जाता है, तो वही उसकी हालत को समझ प्रभास के होठों पर मुस्कुराहट तैर जाती है। इवनिंग टाइम युवराज काफी देर से हॉल में बैठा लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था और बीच बीच में नजर उठाते हुए इधर उधर देख लेता था। उसकी नजरें वानी को ढूंढ रही थी, पर वानी उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी हॉल में आशी आती है, जिसे देख युवराज आशी से आशु वानी कहाँ है, नजर नहीं आ रही। ये सुन आशी थोड़ी परेशान होते हुए युवराज से पता नहीं भाई क्या हो गया उन्हें। ये सुन युवराज एकदम से क्यों क्या हुआ उसे, कहीं फिर से तो उसके सिर में दर्द। आशी बीच नहीं दर्द नहीं है, पर शायद परेशान है भाई। जब से कॉलेज से आई है अपने कमरे बैठी है, ना तो कोई शरारत की और ना ही हमें परेशान किया, वरना हमेशा से तो कोई ना कोई शरारत कर हमें तंग करती है, लेकिन आज तो एकदम शांत है। कहते हुए आशी के चेहरे पर परेशानी छलक आती है, जिस पर वो युवराज को देख मन ही मन वो तकलीफ में, भाई आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, बहुत प्यार करती है वो आपसे भाई, बहुत। कहते हुए आशी एक पल युवराज को देख वहां से किचन की तरफ बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद आशी सारा खाना डाइनिंग टेबल लगा देती है और युवराज को आवाज देती है, जिस पर युवराज आशी की आवाज को सुन अपने लैपटॉप को बंद कर वही टेबल पर रखते हुए डाइनिंग टेबल के पास आकर कुर्सी को आगे कर बैठ जाता है। तभी आशी युवराज से, भाई प्रभ, युवराज बीच में जरूरी मीटिंग से गया है, 1 घंटे बाद आ जाएगा। भाभी आज मेरा खाने का मन नहीं है तो सोने जा रही हूँ। वानी ने बीच सीढ़ियों पर खड़े होकर आशी को देखकर कहा और जाने लगी। तभी युवराज की कड़क आवाज उसके कान में पड़ी, वानी नीचे आओ और खाना खाओ चुपचाप। युवराज की आवाज सुन वानी के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आ जाती है, जिस पर वो खुद को नॉर्मल कर युवराज को देखते हुए, आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं, हम ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, बस मन नहीं हो रहा खाने का, इसलिए मना करने आए भाभी से। कहते हुए वानी जाने लगती है, जिस पर युवराज हल्के गुस्से से, तुम्हारी इजाजत नहीं मांगी है मैंने, और मन का क्या है उसे एक सेकंड नहीं लगेगा खाने में, अब चुपचाप से यहाँ आओ और खाना खाओ, समझी। ये सुन वानी लगातार युवराज को घूरने लगती हैं और धीरे से, हूँ खाडूट कन्ही के, मतलब हद है, अब खाने के लिए भी धमकी देंगे हमें। कहते हुए वानी वैसे ही युवराज को घूरने लगती है। तभी युवराज बिना वानी को देखे, मुझे घूरने से नहीं, खाना खाने से पेट भरेगा है। कहते हुए युवराज ने वानी की तरफ देखा तो वानी एकदम से हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखने लगती है और फिर सीढ़ियों से नीचे आकर खाने के लिए बैठ जाती है। तो ये देख आशी दबे होठों से मुस्कुराते हुए वानी को खाना सर्व करती है। थोड़ी देर बाद ही आशी का फ़ोन रिंग होता है, तो वो फ़ोन को रिसीव करते हुए हॉल की तरफ चली जाती है। उसके बाद ही वानी जैसे ही कुर्सी से खड़ी होती हैं, युवराज कड़क आवाज में, रुको अभी। इस पर वानी वैसे ही बैठी रहती हैं, तो युवराज अपनी जगह से खड़े होते हुए उसके आता है और उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। तो वानी धीरे से, हमारा खाना हो गया, तो हम सोने जा रहे थे। ये सुन युवराज एक नज़र वानी की खाने की प्लेट पर डाल, वानी से, लेकिन तुम्हारी प्लेट को देखकर तो नहीं लगता कि तुमने कुछ खाया है। इस पर वानी कुछ नहीं कहती और चेहरा झुका लेती है। तभी युवराज वानी की प्लेट को उठाते हुए प्यार से, चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाता हूँ। ये सुन वानी नज़र उठाकर युवराज को देखती है, जिस पर युवराज हल्के से मुस्कुराते हुए खाने वाइट तोड़ उसकी तरफ बढ़ा देता है, तो वानी अपना मुंह खोल खा लेती है। 10 मिनट बाद ही युवराज वानी को पानी पिलाता है और जैसे ही उसका मुंह साफ करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ता है, वानी बीच में ही युवराज से, ये हम कर लेंगे सर, इसकी आदत मत डालिए, नहीं तो तरस जाएंगे, फिर हर पल आप नहीं होंगे हमारे पास इसके लिए। कहते हुए वानी कुर्सी से खड़ी हो जाती है और सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती है। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वही उसकी की बातें सुन युवराज बेचैन हो जाता है और इस तरह बिना उसके साथ कोई शरारत किए जाना युवराज को खटक जाता है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वानी ने उसके साथ कोई शरारत ना की हो। वो हमेशा कुछ ना करके जाती, कभी मौका देखकर युवराज के गालों को चूम लेती, तो कभी उसके माथे को, पर आज वो चुपचाप चली गई, जिससे युवराज का दिल तड़प उठा। वो वैसे ही लगातार सीढ़ियों से ऊपर जा रही वानी को देखता रहा। आशी जो फोन पर बात करने बाद दोनों को देख रही थी, वानी के दर्द को महसूस कर उसकी आंखें नम हो जाती है, जिस पर युवराज को देख मन ही मन, आपके दिल में उनके लिए प्यार है भाई, पर ना जाने क्यों आपने उस प्यार को रोक रखा है। खुद भी तड़प रहे हो और उस नाजुक सी बच्ची को भी तड़पा रहे, जो सिर्फ आपकी छांव में जीना चाहती है। फिर कुछ सोचते हुए, हम भी देखते हैं आप ऐसा कब तक कर पाते हैं। कहते हुए आशी अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। इधर वानी बेचैन सी अपने बेड पर लेटी बार बार इधर उधर करवट बदल रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी कि तभी परेशान होकर वो ब्लैंकेट को एक तरफ कर बेड से नीचे उतर रूम से बाहर आकर वो सीधा ऊपर टेरेस की तरफ चली जाती है।
वहीं दूसरी तरफ युवराज का भी यही हाल था। बार बार एक ही बात उसके कान में गूंज रही थी जिससे वो परेशान हो रहा था। वानी की शादी वाली बात जिसे वो चाहकर भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। तभी युवराज बेड से खड़े होते हुए खुद से ही, जब वो मुझसे दूर हो रही है तो अच्छा है मेरे लिए, मुझे तो खुश होना चाहिए, तो फिर मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, जबकि मैं भी तो यही चाहता था कि वो मुझसे दूर रहे। कहते हुए युवराज बेचैन सा रूम से बाहर आकर टेरेस की तरफ बढ़ जाता है। टेरेस पर आने के बाद युवराज की नज़र वानी पर जाती है। उसे इस वक्त टेरेस पर देख वो हैरान हो जाता है और फिर कुछ सोचते हुए वो वैसे ही खड़ा वानी को देखता है। अपने दोनों हाथों को रेलिंग पर रखे सामने के नज़ारे को देख रही थी। हाफ शोल्डर ब्लैक कलर का टॉप, ब्लू कलर का शार्ट निक्कर जो उसकी थाई तक आ रही थी, गोरा रंग, सांचे में ढला नाजुक सा बदन, खुले बाल जो हवा की वजह से लहरा रहे थे, चेहरे पर मासूमियत जो चांद की रोशनी से और भी खूबसूरत लग रहा था। कपड़े शार्ट होने की वजह से वानी की गौरी कमर साफ चमक रही थी। तभी युवराज मन ही मन, तुम बहुत शरारती हो वानी, लेकिन मासूम भी हो। अभी तुम्हारे लिए इन एहसासों का होना सही नहीं है वानी। ये उम्र नहीं है तुम्हारी इस सफ़र को तय करने की, पर फिर उसी पर निकली हो। कहते हुए युवराज वानी को देखने लगा कि तभी युवराज के कान में एक आवाज़ आए, आप वहाँ क्यों खड़े हैं, यहाँ आइए ना हमारे पास। वानी ने युवराज को देखकर कहा। ये सुन युवराज होश में आते हुए वानी के पास आता है और एक पल उसे देख शांत स्वर में कहता है, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो, सोई क्यों नहीं अभी तक। ये सुन वानी एक पल युवराज को देखते हुए, यही सवाल हम आपसे करें तो। इस पर युवराज कुछ नहीं कहता और आगे बढ़ अपने हाथों को रेलिंग पर रखते हुए सामने आसमान को देखने लगता है, जिस पर वानी हल्की मुस्कुराहट के साथ वैसे ही खड़ी सामने देखती रहती है। कुछ देर की खामोशी के बाद युवराज वानी से, मुझ में क्यों उलझ रही हो वानी, संभाल क्यों नहीं जाती, उस दिन समझाया था फिर भी तुम। कहते हुए युवराज ने वानी को देखा जो सामने की तरफ देख रही थी। ये देख युवराज फिर से, अब तो संभल जाओ वानी, मेरे लिए ना सही उस लड़के के लिए जिससे तुम शादी करोगी, तो अब मेरी जगह जितना भी प्यार करना उससे करना, मुझसे नहीं। ये सुन वानी के होठों पर फीकी मुस्कुराहट आ जाती है, जिस पर वो युवराज को देख वानी एक बार जिसे अपना मान लेती है, ताउम्र उसका ही बनकर रहना पसंद करती है, फिर चाहे वो हमें मिले या ना मिले फर्क नहीं पड़ता, उसकी यादें ही काफ़ी है हमारे लिए। रही बात आपसे अच्छे लड़के मिलने की, तो होंगे बहुत, लेकिन हमारे दिल ने तो सिर्फ आपको पसंद किया। हम भाई की खुशी के लिए उनके पसंद के लड़के से शादी तो कर हो लेंगे, पर प्यार वो तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्यार तो हम सिर्फ और सिर्फ आपसे करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। ये सुन युवराज एक पर वानी के चेहरे को देखते हुए गंभीरता से, समझने की कोशिश करो वानी, अब तुम किसी और की होने वाली हो, तो मेरे बारे में ये सब सोचना गलत है तुम्हारे लिए। तुम एक बहू, एक पति बनने वाली, जो अब यहाँ से अपने उस जीवनसाथी की निगाहबान में रहेगी जिससे तुम शादी करोगी, इसलिए छोड़ो इस जिद को। मैं तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं, तो बेहतर होगा कि मुझे अपने दिल से निकाल दो और उसे जगह दो जो इसका असली हकदार है। ये सुन वानी हल्के गुस्से से, आप उसकी बात कर रहे हैं जिससे हमारा रिश्ता अभी तक जुड़ा हुआ नहीं है, उसे अपना हक देकर क्यों हमारी तकलीफ की वजह बन रहे आप। उसका कोई हक नहीं हम पर, सिर्फ भाई के कहने पर हम मिल रहे हैं उससे, ना कि अपना हक समझकर, इसलिए ये बेफिजूल की बातें करके हमारा वक्त बर्बाद मत करिए, समझे आप। ये सुन युवराज थोड़ा परेशान होते हुए नरमी से, प्लीज समझो मेरी बात वानी, मैं नहीं हो सकता। वानी बीच गुस्से से, क्यों नहीं हो सकते आप हमारे, आखिर कमी क्या है हमने। इस पर युवराज उसकी आंखों में देख हारते हुए, कोई कमी नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम परफेक्ट हो, इसलिए तो तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम। वानी वैसे ही बीच में ऐसा भी क्या है जो आपको हमारा होने से रोक रहा है, क्यों ना आपने खुद को रोक रखा है राज, कह क्यों नहीं देते आप हमसे कि आपको भी मोह। इस पर युवराज वानी के बोलने से पहले ही गुस्से से, कितनी बार कहूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, कुछ नहीं है मेरे दिल तुम्हारे लिए, जितना जल्दी इस बात को समझ जाओ बेहतर होगा तुम्हारे लिए। इस पर वानी वैसे ही गुस्से से युवराज की आंखों में देख, जिद से नहीं समझना हमें कुछ भी और ना साझना चाहते हैं, आप सिर्फ हमारे हैं और हमेशा हमारे। इस पर युवराज गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ना मैंने नहीं हूं मैं तुम्हारा और ना ही कभी हो सकता हूं। ये सुन वानी हल्की नम आंखों से, क्यों नहीं हो। युवराज बीच में दांत जमाते हुए गुस्से से, क्योंकि मैं बचपन में ही किसी और से शादी कर चुका हूं, बस उसके मिलने की देरी है, वही है जिसे मैं अपने दिल में जगह दूंगा, तुम नहीं, मेरी बीवी सिर्फ वही बनेगी, तो अच्छा होगा कि तुम जल्दी इस बात को समझ जाओ। ये सुन वानी की आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। इधर काव्या अपना सिर झुकाते सोफे पर बैठी हुई थी और उसी के जस्ट सामने युवान, जो लगातार उसे घूर रहा था। बाकी सब उन दोनों को चुपचाप देख रहे थे, तो वही यत्विक अपने गुस्से को समेटे दोनों हाथों को सीने पर बांधे युवान के बोलने जा इंतजार कर रहा था। तभी युवान शांत आवाज में, काव्या से ये सब कब से चल रहा था कॉलेज में काव्या, उसे कितने दिन हो गए कॉलेज में आए हुए, और कब से वो तुझे परेशान कर रहा है। कहते हुए युवान चुप हो जाता है और काव्या के जवाब का इंतजार करता है, पर काव्या कुछ नहीं बोलती और वैसे ही सिर झुकाए बैठी रहती है, जिस पर युवान अब कड़क आवाज में, काव्या मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब से मेरी बात का
ये सुन काव्या युवान को देख अपने डर को छिपाए अटकते हुए वो भाई उसे आए हुए अभी बस 2 ही दिन हुए हैं कॉलेज में, मैं आपको बताने वाली। युवान बीच में ही गुस्से से उसे दो हो गए, और ये बात तू मुझे अब बता रही है? अगर आज यत्विक आधे रास्ते से अनी का बैग लौटने कॉलेज नहीं आता तो हम सबको कुछ पता नहीं चलता उस लड़के के बारे में, और ऐसा क्या क्या छिपा कर रखा है तूने हम सबसे, उसे भी बता दे। इस पर काव्या एक नज़र युवान को देख यत्विक से, भाई आपको क्या जरूरत थी युवान भाई को बताने की? फिर कुंज के बारे में सोच हल्के गुस्से से, वो मेरा कुछ नहीं। युवान बीच में ही फिर से उससे सवाल मत कर, जो बोलना है मुझसे बोल। और ये तू क्या बोल रही तू यत्विक से कि मुझे क्या जरूरत थी बताने की? तो क्या मैं जान सकता हूँ कि जरूरत क्यों नहीं थी मुझे बताने की? तू बहन हम दोनों और कोई भी हमारी बहन को परेशान करेगा तो अंजाम बुरा होगा उसके साथ। कहा हुए युवान अब नाराजगी से काव्या को देखने लगता है, जिस पर काव्या युवान को देख धीरे से सॉरी भाई इतना कहते हुए काव्या उदास हो जाती है, तो युवान एक पल उसके उदास चेहरे को देख, वैसे ही अभी के लिए तो मैं तुझे माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से तूने अगर कुछ भी छिपाया तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। कहते हुए युवान खड़ा हो जाता है और फिर यत्विक को देखते हुए कहता है, यत्विक उस लड़के के बारे में पता कर। इतना कहते हुए युवान ने एक बार फिर काव्या की ओर देख सवाल करते हुए, काव्या सिर्फ बता मुझे उस लड़के का, बाकी की जानकारी तो यत्विक पता कर लेगा। ये सुन काव्या धीरे से, कुंज देसाई नाम है उसका, वो कॉलेज के ऑनर का एक लौटा बेटा है भाई, पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे हैंडल कर लेती हूँ, इसलिए तो मैंने आपको उसके बारे में नहीं बताया। इस पर यत्विक काव्या को देख हल्के गुस्से से, वो तो मैं आज देख चुका था कि तू उसे कितने अच्छे से हैंडल कर रही। मेरी एक बात का कान खोल कर सुन ले तू काव्या, तेरे साथ की जाने वाली हरकत जो आज उसने करने की कोशिश की, जिसे मैं देख चुका हूँ, अभी तो सिर्फ उसे मैंने बेहाल है किया, अगर दोबारा उसने तेरे साथ कुछ भी गलत किया तो जान से जाएगा। ये सुन काव्या थोड़ा परेशान होते हुए यत्विक से, लेकिन भाई आपको जरूरत नहीं थी उसे इतना मारने की, अगर उसे कुछ हो गया। यत्विक बीच में ही बेफिक्री से, फर्क नहीं पड़ता मुझे, मेरी बहन की तरफ आंख उठाने वाले को, उसके साथ जबरदस्ती करने वाले को मैं माफ़ी नहीं देता है। रही बात उसे मारने की, तो मारना जरूरी था उसे, अब उसकी हिम्मत नहीं होगी तेरे साथ बदतमीजी करने की, अब जब जब उसके कदम तेरी ओर बढ़ेंगे तब तब उसे मैं याद आऊँगा। इतना कहते यत्विक की आंखों के सामने कॉलेज का वो दृश्य घूम जाता है, जिस पर गुस्से में उसके माथे की नसें खिंच जाती है, तो वही काव्या यत्विक को गुस्से को देख डर जाती है। आज से पहले काव्या ने उसे इतने गुस्से में नहीं देखा था। तभी श्री यत्विक के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार से, बस करिए देवर जी, इतना गुस्सा आप अच्छा नहीं लगता। फिर एक नज़र काव्या को देख यत्विक से, आज कॉलेज में जो भी हुआ उसमें काव्या की कोई गलती नहीं थी, इसलिए आप ये गुस्सा छोड़िए और शांत करिए खुद को। कहते हुए श्री अपनी पलकें झपकाते हुए यत्विक को इशारा करती है, जिस पर यत्विक एक नज़र काव्या को देखता है, तो काव्या जल्दी से अपने दोनों कानों को पकड़ मासूमियत से यत्विक को देख धीरे से उसे सॉरी बोलती है। जिस पर यत्विक एक नज़र घूरते हुए नाराज सा अपनी नज़रें हटा लेता है, तो ये देख काव्या उदास हो जाती है और धीरे से कहती है, जानती हूँ भाई कि आप मुझसे नाराज हो। फिर हल्के से मुस्कुराकर, पर कोई बात नहीं भाई, आपको मनाना तो मेरे लिए चुटकियों का काम है, और फिर कल तो हम भाई बहनों का सबसे स्पेशल दिन है। आप देखना भाई, कल मैं जो सरप्राइज आपको दूंगी उसके बाद आपकी सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी। कहते हुए काव्या खुश हो जाती है और सामने यत्विक और युवान को देख मन ही मन, कल मेरे दोनों भाइयों की कलाई पर मैं राखियां बंधूंगी। कहते हुए काव्या के चेहरे पर खुशी छलक जाती है और वो वैसे ही दोनों देखती रहती है। तभी श्री कुछ सोचते हुए यत्विक को देख मस्ती से, वैसे देवर जी अच्छा होगा कि अपने गुस्से को संभालना सीख ले, अगर आप ऐसे ही गुस्सा करते रहेंगे तो हमें नहीं लगता कि आपको आपकी दुल्हन और हमें हमारी देवरानी कभी नहीं मिल पाएगी। कहते हुए श्री मुस्कुरा जाती, तो यत्विक उसकी बात सुन असमंजस से श्री को देख धीरे से, मैं समझा नहीं भाभी। श्री वैसे ही मुस्कुराते हुए, जाहिर सी बात है देवर जी, अब आप इतने खड़ूस वाला लोग बने रहेंगे तो कौन भी लड़की आपसे शादी करने को तैयार होगी। कहते हुए श्री के होठों की मुस्कुराहट गहरी हो जाती है, तो वही अनी हल्के से शर्माते हुए अपनी नज़रें झुका लेती है। काव्या जो श्री की बातें सुन दबे होठों से मुस्कुरा रही थी, तभी उसकी नज़र अनी पर जाती, तो उसे इस तरह शर्माते देख काव्या अपने कंधे से अनी को झटकते हुए शरारत से, क्या हुआ अनी, तुम क्यों शर्मा रही हो? कहते हुए काव्या एक पल के लिए रुक जाती है और फिर श्री की बातों सोच फिर से कहती है, ओह तो ये बात है, अब समझी मैं, अभी अभी भाभी ने जो कहा कि उन्हें देवरानी चाहिए, इसलिए गाल शर्म से लाल हो रहे हैं। तो मैडम आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भाभी भाई की होने वाली वाइफ के लिए बोल रही है, न कि तुम्हारे लिए। तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे यत्विक भाई की वाइफ और भाभी की देवरानी तुम बनने वाली हो। इतना कहते हुए काव्या मुस्कुरा जाती है, तो वही अनी उसकी बात सुन एकदम से हड़बड़ा जाती है, फिर अगले ही पल उसे घूरते हुए धीरे से कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझिए आप। फिर सामने यत्विक को देख मुंह हटते हुए, और वैसे भी इन खड़ूस की वाइफ तो मुझे बनाना भी नहीं है। मेरी पसंद इतनी भी खराब नहीं है जो मैं इनसे शादी करूंगी, अगर ये दुनिया के आखिरी लड़के भी होंगे ना, तब भी अनी इनसे शादी नहीं करेंगी। कहते हुए अनी एटीट्यूड से अपने बालों को झटक देती है।
तो वही काव्या उसकी बातें सुन एक पल गौर से उसके चेहरे को देखती है जिसकी नज़रें यत्विक को देख रही। तभी काव्या अनी की तरफ हल्के से झुकते हुए धीरे से उसके कान में, अगर ऐसी बात है अनी, तो तुम्हें भाई की नाराजगी से फर्क क्यों पड़ता है? ये सुन अनी हैरानी से काव्या की तरफ देखती है तो काव्या शरारत से अपनी एक आंख उससे मार देती है और फिर से कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि भाई तुमसे नाराज है? फिर एक नज़र यत्विक को बेफिक्री से, पर डोंट वरी अनी, भाई ज़्यादा दिन किसी नाराज नहीं रहते हैं, तुमसे भी नहीं रहेंगे। कहते हुए काव्या हल्के से मुस्कुराते हुए सामने देखती हैं। वही अनी एक नज़र यत्विक को देखती है और फिर काव्या को देख मन ही मन सही तो कहा काव्या ने, आखिर मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है उनकी नाराजगी से? कहते हुए अनी खुद में उलझ जाती है। तभी श्री यत्विक से, अब ठीक है आप देवर जी, शांत हुआ आपका गुस्सा। इस पर यत्विक हल्के से मुस्कुरा जाता है और जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है कि तभी बीच में ही राधा जी श्री से, आप शायद अब तक समझ नहीं पाए मेरे यत्विक को बेटा, ये ऐसा ही है। फिर एक नज़र काव्या को देख बहुत प्यार करता है काव्या से, जब भी इसे कोई परेशान करता है या बदतमीजी करता है तो ऐसे ही गुस्सा करता है। रही उस लड़के की बात तो मुझे नहीं लगता कि इसके मारने के बाद अब वो दोबारा कॉलेज में नज़र भी आएगा, लेकिन आप चिंता मत करिए, आपको आपकी देवरानी जल्द मिल जाएगी। कहते हुए राधा जी मुस्कुरा जाती है। तभी यत्विक हल्के से मुस्कुराते हुए श्री से, भाभी आप सच में देवरानी चाहती है? ये सुन श्री खुश होते हुए, हाँ बिल्कुल चाहते हैं देवर जी। ये सुन यत्विक, वैसे ही तो फिर ठीक है भाभी, आज से इनफैक्ट अभी से मैं आपको आपकी देवरानी ढूंढने की जिम्मेदारी देता हूँ। आप जो भी लड़की मेरे लिए पसंद करेंगी मैं खुशी खुशी उससे शादी कर लूँगा, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ अपनी स्वीट भाभी के लिए। कहते हुए यत्विक मुस्कुरा जाता और फिर एक नज़र अनी की देख टोंट मारते हुए कहता है, पर भाभी एक बात का खास ख्याल रहे, वो लड़की बस बच्ची ना हो। इतना कहते हुए यत्विक की मुस्कुराहट गहरी हो जाती है तो वही अनी को समझते देर नहीं लगती कि ये बात यत्विक ने उसी के ऊपर बोली है, जिस पर अनी यत्विक को घूरने लगती है। तो वही काव्या यत्विक की बात सुन दूसरी तरफ चेहरा करके अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करती है। तभी श्री यत्विक की बात पर हल्के से मुस्कुराते हुए, आपकी जैसी ख्वाहिश हो हम वैसी ही लड़की ढूंढेंगे आपके लिए, अफटरोल एक लौते देवर है आप हमारे, तो दुल्हन भी तो अलग ही होनी चाहिए। इतना कहते हुए श्री के चेहरे पर खुशी से खिलाफ जाता है तो राधा जी उसकी बात सुन श्री से, फिलहाल तो आप उसकी ख्वाहिश छोड़कर मेरी ख्वाहिश जानिए। ये सुन श्री राधा जी के पास आकर प्यार से, आप एक बार कहकर तो देखिए माँ, हम जरूर आपकी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। ये सुन राधा जी अपनी बात पर जोर देते हुए, सोच लीजिए कर पाएंगी आप? श्री हाँ में सर हिलाते हुए, इसमें सोचना कैसा माँ, आपके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये सुन राधा जी एक नज़र युवान को देख श्री से, तो फिर ठीक है, आप मुझे एक प्यारी सी गुड़िया बिल्कुल अपने जैसी जल्दी इस घर को दे दीजिए, मेरी दादी बनाने की इच्छा को पूरी कर दीजिए। कहते हुए राधा जी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है तो वही उनकी बात सुन श्री के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और चेहरा सुर्ख से भरते हुए नीचे झुक जाता है। तो दूसरी तरफ युवान के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, जिस पर वो एक नज़र सबको देख अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। तभी श्री अपनी नज़र उठाकर युवान को देखती पर युवान उसे वहां नहीं आता, जिस पर वो इधर उधर देखती है कि तभी युवान उसे सीढ़ियों से ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। ये देख श्री के होठों की मुस्कुराहट एक पल में गायब हो जाती है और गंभीरता पर उभर आती है। तभी राधा जी फिर से, श्री आप करेंगी ना? श्री बीच में ही, माँ आपकी दवा का वक्त हो गया है, चलिए हम आपको दवा खिलाते हैं। फिर अनी को देख, अनी आप भी चलिए। कहते हुए श्री राधा जी को उसके कमरे की तरफ ले जाती है तो राधा जी लगातार श्री को देखती रहती हैं। थोड़ी देर बाद ही सब अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। आधे घंटे बाद युवान परेशान सा कमरे में इधर से उधर चहलकदमी कर रहा था और श्री बेड पर बैठी उसे देख रही थी। तभी श्री एकदम युवान के सामने आपका अपने दोनों हाथों को सीने पर बांध खड़ी हो जाती है तो ये देख युवान रुक जाता है और एक पल श्री को देख हिचकिचाते हुए, श्री वो माने अभी जो कहा? श्री बीच में ही कुछ गलत कहा उन्होंने? ये सुन युवान चौंकते हुए, मतलब क्या है तुम्हारा? श्री अब अपनी बात पर हड़बड़ाते हुए, हमारा मतलब था कि माँ ने जो भी कहा वो। कहते हुए श्री एकदम से चुप हो जाती है तो युवान उसकी तरफ बढ़ते हुए, वो क्या? श्री आगे बोलो। इस पर श्री अपने कदम लेते हुए घबराई हुई आवाज में, वो हम बोल रहे थे। तभी श्री दीवार से सटीक जाती है, जिस पर युवान अपने दोनों हाथों को दीवार से लगाकर उसके इर्द गिर्द एक घेरा बना लेता है और वैसे ही श्री को देख मन ही मन तुम्हें थोड़ा परेशान करना तो बनता है, कहते हुए युवान एकदम से उसके करीब आ जाता है, जिस पर श्री की सांसें तेज हो जाती है और माथे पर पसीना उभर आता है, जिस पर वो वैसे ही घबराई हुई सी युवान को देख धीरे से, ये आप क्या कर रहे हैं युवान जी? इस पर युवान उसे और तंग करते हुए, क्या कर रहा हूं का क्या मतलब? तुम पत्नी हो मेरी, हक मेरा तुम पर, तो सोच रहा क्यों ना माँ की इच्छा का पूरा कर दूं आज। कहते हुए युवान की आंखों में शरारत छलक आती है तो वही श्री सांस उसके गले में ही अटक जाती है, जिस पर वो युवान घेरे से निकलते हुए आगे बढ़ने लगती है कि तभी युवान बीच में ही उसकी कलाई को पकड़ अपने खींच लेता है, जिस पर श्री उसके सीने से जा लगती है
जिस पर उसकी बाल उसके चेहरे पर आकर बिखर जाते हैं। वो हल्के से नज़र उठाकर युवान को देखती है तो युवान एक पल उसके चेहरे में खो जाता है और फिर एक हाथ से उसके चेहरे पर आए बालों को एक करते हुए शरारत से, तुम रेडी हो श्री? ये सुन श्री थूक गटकते हुए युवान से को देख हड़बड़ाए आवाज में, आप ठीक तो है युवा? युवान बीच में ही शरारत से उसके होठों पर उंगली रखते हुए सरगोशी आवाज में, शशश कुछ मत बोले, बस मेरी बात का जवाब दो, तुम तैयार हो? श्री अब अपनी सांसों को संभालने की कोशिश करते हुए, हाँ मतलब हम कैसे, हमारी शादी तो। इससे पहले श्री आगे कुछ बोल पाती कि युवान एक झटके से उसे अपनी बाहों में उठाते हुए बेड की तरफ बढ़ जाता है। तो ये देख श्री घबराहट से कसके अपनी आंखें बंद कर लेती है तो युवान उसे इस तरह घबराया हुआ देख मुस्कुरा जाता है और फिर उसे बेड पर आराम से लिटा देता है। तो श्री अपनी आंखें खोलते हुए युवान को देखती है जो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। ये देख अब तो श्री की हालत ही खराब हो जाती है। वो घबराहट से खुद में ही सिमटने हुए युवान से, युवान जी ये आप शर्ट के बटन क्यों खोल? युवान बीच में ही बेशर्मी से, ये उतारना जरूरी है श्री, तभी तो माँ की विश पूरी होगी। कहते हुए युवान जैसे ही शर्ट को निकालता है श्री चिल्लाते हुए, नहीं युवान जी प्लीज। कहते हुए श्री एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है कि तभी उसे युवान के हंसने की आवाज आती है, जिस पर वो अपनी एक आंख को खोल युवान को देखती है जो जोर जोर से हंस रहा था। ये देख श्री खुद को सामान्य कर मासूमियत से, आप हंस क्यों रहे हैं युवान जी? ये सुन युवान अपनी हंसी को रोकते हुए श्री से, हंसू नहीं तो और क्या करूं, अपनी शकल देखो श्री, तुम्हें देखकर तो किसी को भी हंसी आ जाएगी, फिर नॉर्मल होकर तुम्हें क्या लगा कि मैं सच में तुम्हारे साथ कुछ? कहते हुए युवान फिर से हंसने लगता है। तो ये देख श्री युवान को घूरते हुए, अच्छा तो इसका मतलब आप हमें परेशान कर रहे थे? युवान वैसे ही हंसते हुए, और नहीं थी क्या? सच कहूँ तो मुझे थोड़ी देर और करना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी हालत खराब हो रही थी, नहीं तो मैं कुछ देर और तुम्हें तंग करता। कहते युवान फिर से हंसने लगता है। ये देख श्री अब बेड से खड़े होकर युवान के पास आकर झल्लाते हुए, आपको हंसी आ रही और यहाँ हमारी हालत खराब हो गई, हमें लगा कि आप हमारे साथ जबरदस्ती। कहते हुए श्री एकदम से चुप हो जाती है तो युवान उसकी बात सुन अपनी हंसी को रोक लेता है। अगले ही पल उसके चेहरे पर गंभीरता आ जाती है, जिस पर वो श्री से, तुम्हें सच में लगा श्री कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर सकता हूँ? ये सुन श्री युवान को देख एकदम से, आप हमें गलत समझ रहे हैं, हमारा वो मतलब न। युवान बीच में ही श्री से, श्री अगर हमारा रिश्ता मर्जी से भी जुड़ा होता ना, फिर भी मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं जाता। शादी के इस पवित्र रिश्ते में जितनी मर्जी एक पति की होनी चाहिए उतनी मर्जी पत्नी की भी होनी चाहिए। जो लोग अपनी बीवी के साथ जबरदस्ती करते हैं वो इस रिश्ते का मजाक बनाते हैं, और वो हमसफ़र ही क्या जो अपनी हमसफ़र को ना समझ सके, औरों का तो पता नहीं, पर मेरा मानना यह है कि लड़की को उसकी मर्जी के बिना छूना बहुत गलत है। जो लोग ऐसा करते हैं वो कभी इस रिश्ते को नहीं निभा सकते। जोर जबरदस्ती करके अपनी बीवी के साथ अपनी चाहत को पूरा करते हैं वो इंसान नहीं, हैवान होता है। फिर मुस्कुराते हुए, पर हमारे बीच ऐसा कभी नहीं होगा श्री। युवान सिंघानिया ऐसा करना तो दूर, ऐसा सोचता भी नहीं है। ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, पर इतना जरूर समझता हूँ कि लड़की ले लिए उसकी इज्जत क्या होती है। कहते हुए युवान चुप हो जाता है और श्री को देखता जो अब तक उसे ही देख रही थी। तभी युवान उसके सामने चुटकी बजाते हुए, क्या हुआ, कहाँ खो गई तुम? श्री एकदम से होश में आकर युवान से, कुछ नहीं। ये सुन युवान एक पल श्री को देख बेड से तकिया और ब्लैंकेट उठाते हुए, अब सो जाओ श्री। कहते हुए युवान सोफे की तरफ बढ़ गया तो श्री बीच में ही, युवान जी अगर आप चाहो तो बेड के एक साइड से सो सकते हो, हम दूसरी साइड हो जाएंगे। ये सुन युवान शरारत से, मेरे साथ कुछ कर तो नहीं बैठोगी? फिर स्टाइल से अपने बालों पर हाथ घुमाते हुए श्री से, सिंपल सी बात है, जब इतना हैंडसम लड़का तुम्हारे बगल में सोएगा तो खुद पर कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल होगा। कहते हुए युवान के होठों पर शरारती मुस्कुराहट आ जाती है तो बहुत श्री युवान को घूरते हुए, युवान जी। फिर हंसते हुए, आप भी ना, चलिए आइए और सो जाइए। कहते हुए श्री बेड की दूसरी साइड जाकर सो जाती है, जिस पर एक पल युवान जी को देख बेड के पास आकर श्री से दूरी बनाकर लेट जाता है। तभी दोनों एक साथ करवट बदल देते हैं और आमने सामने हो जाते हैं, जिस पर युवान श्री को देख मुस्कुराते, गुड नाइट श्री। इस पर श्री वैसे ही मुस्कुराते हुए, गुड नाइट युवान जी। कहते हुए दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। रात की करीब 2 बजे श्री नींद में ही जवान के करीब आ जाती है और अपने सिर को उसके सीने पर रख सुकून से सो जाती है कि तभी युवान नींद में ही श्री को अपनी बाहों में भर देता है, जिस पर श्री को नमुनाते हुए युवान के सीने लग सिमट जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग, इधर मुंबई में, इधर आशी नाश्ते के लिए प्रभास को बुलाने उसके कमरे में आती है, पर उसे वहां कोई नजर नहीं आता, जिस पर वो बालकनी की तरफ जाकर बाहर निकल वहां देखती है, तब भी उसे प्रभास नहीं मिलता, जिस पर वो वापस से कमरे आते हुए धीरे से, कहाँ गए होंगे? फिर कुछ सोचते हुए, कन्ही आज ऑफिस जल्दी तो नहीं चले गए? तभी प्रभास टॉवल में अपने गीले बालों को झटकते हुए बाथरूम बाहर आता है तो उसकी नज़र सीधा आशी पर जाती है जो उससे पीठ फेर कर खड़ी थी। ये देख ही उसके होठों पर मुस्कुराहट तैर जाती है। वो आगे बढ़ आशी की तरफ आकर उसे पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेता है।
अचानक मिले इस एहसास से आशी सिरह उठती है और सांसें गहरी हो जाती है, तो वही प्रभास उसकी पीठ से बालों को हटाते हुए एक तरफ करते हुए उसके कंधे पर किस कर लेता है, जिस पर आशी एक गहरी सांस लेते हुए, नहीं प्रभ, प्लीज। ये सुन प्रभास आशी का कान चूमते हुए सर्द आवाज में, मेरे जरा छू लेने से खुद को संभाल नहीं पाती आप, तो शादी के बाद कैसे संभालेगी। ये सुन आशी खुद को संभाल प्रभास की तरफ घूमते हुए प्यार से, उसमें तो अभी बहुत वक्त है प्रभ, अभी तो हमें उन खड़ूस को मनाना है वानी के लिए, समझे कुछ, अब जल्दी से कपड़े पहनिए और बाहर आ जाइए, वरना नाश्ता ठंडा हो जाएगा आपका। कहते हुए आशी प्रभास से दूर होकर जाने लगती है, तो प्रभास बीच में ही उसे अपने करीब खींचकर सरगोशी आवाज में, इतनी जल्दी क्या आपको जाने की, पहले मुझे मेरा सुकून लेने दीजिए। इतना कहते ही प्रभास अपने होठों को आशी के माथे पर रख चूम लेता है, जिस पर आशी की आंखें बंद हो जाती है, तो प्रभास उसे छोड़ देता है और बेड से शर्ट उठाकर पहन लेता है। तभी आशी हल्के से अपनी आंखों खोलते हुए प्रभास को देखती, जो अब अपने शर्ट की बाजू फोल्डकर वॉच को पहन रहा था। हल्की लाइट ब्लू शर्ट और कैजुअल पेंट, माथे पर बाल बिखरे हुए थे और होठों पर मुस्कुराहट जो प्रभास के लुक को और डेसिंग बना रही थी, ऊपर से उसके मुस्कुराते वक्त गालों में पड़ते हुए डिंपल, जिन्हें देख आशी पागल हो जाती। तभी आशी प्रभास को देख शरारत से, प्रभ आपने अपना सुकून ले लिया, अब हमें भी लेने दो। ये सुन प्रभार मुस्कुराते हुए आशी के पास आकर अपनी बाहें फैलाते हुए, तो आइए फिर। इस पर आशी प्रभास के करीब आकर उसकी आंखों में देख शरारत से, आज तलब इसकी नहीं किसी और की उठी प्रभ। इससे पहले प्रभास कुछ समझ पाता, आशी जल्दी उसके होठों चूमते हुए हट जाती है, जिस पर प्रभास हैरान सा आशी को देखता है। तो आशी अब रूम से जाते हुए, जब अपने आप को नॉर्मल कर ले तो आ जाएगा बाहर, हम तो चले। कहते हुए आशी रूम से बाहर चली जाती है, पर प्रभास वैसे ही हैरान सा दरवाजे की तरफ देखता रहता है कि तभी एकदम से हड़बड़ा जाता है और फिर आशी की गई हरकत के बारे में सोच धीरे से, ये तो मुझसे भी ज्यादा शरारती हो गई है। तभी बाहर से आशी की आवाज आती है, जिसे सुन प्रभास रूम से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद ही सब डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे कि तभी प्रभास अपना नाश्ता कर कुर्सी से खड़ा हो जाता है और युवराज से कहता है, युवराज मैं निकलता हूँ, वो लड़का आज शाम को आ रहा है, तो तू मिल लेना उससे। फिर वानी को देख, और तू भी विनी, ठीक है ओक चल बाय, मैं चलता हूँ। कहते हुए प्रभास चला जाता है, तो वही वानी आशी को देख धीरे से, भाभी आज मुझे मंदिर जाना था, तो क्या आप चलेंगी मेरे साथ। ये सुन आशी एक नज़र युवराज देख वानी से, सॉरी बच्चा, पर आज तो हमें तो अपनी एक फ्रेंड से मिलने बाहर जाना है, तो मेरा जाना तो मुश्किल है। फिर युवराज को से, युवी भाई क्या आप वानी को मंदिर ले जा सकते हो। ये सुन युवराज एक नज़र वानी को देख धीरे से, मुझे एक घंटे बाद मीटिंग के लिए निकलना है, तो जल्दी से रेडी हो जाओ जाकर, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। ये सुन वानी हाँ में गर्दन हिला देती है। कुछ देर बाद ही वानी नाश्ता करके अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है, तो युवराज हॉल में आकर लैपटॉप अपना कुछ काम करने लगता है। 10 मिनट बाद वानी तैयार होकर नीचे हॉल में आती है और युवराज के पास खड़ी होकर धीरे से कहती है, जी हम तैयार हैं। कहते हुए पानी अपना चेहरा झुकाकर खड़ी हो जाती है, तो वहीं युवराज उसकी आवाज़ सुन लैपटॉप से अपनी नज़र उठाते वानी को देखता है, तो बस देखता ही रह जाता है। डार्क मेरून कलर के सीवलेस पंजाबी सूट पहने, माथे पर छोटी सी बिंदी, होठों पर हल्की लाइट पिंक लिपस्टिक, एक हाथ में बेलमेट की चूड़ियाँ, गले में सिंपल सा लॉकेट और एक साइड से डाला हुआ दुपट्टा, वानी का नाजुक सा बदन उस पंजाबी सूट में कहर ढा रहा था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। युवराज चाह कर भी अपनी नज़रें उससे हटा नहीं पा रहा था, वो लगातार वानी को देख रहा था। जब कुछ देर तक युवराज कुछ नहीं बोलता, तो वानी फिर, हमें देर हो रही है, तो क्या हम चल सकते। ये सुन युवराज होश में आते हुए धीरे से हाँ चलो कहते हुए युवराज बाहर की तरफ बढ़ जाता है, तो देख वानी भी उसके पीछे चली जाती हैं। युवराज वानी के आने का इंतजार कर रहा, तभी वो युवराज के पास आती है और बिना उसकी तरफ देखे आगे आकर कार का दरवाजा खोल बैठ जाती है। ये देख युवराज दूसरी तरफ आकर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता और का युवराज कुछ देर तक खुद पर ही गुस्सा करता रहता है। तभी वानी मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर कर आती है और एक नज़र युवराज को देख आगे बढ़ जाती है। इस पर युवराज बीच में ही उसका हाथ पकड़ झटके से अपने करीब खींच लेता है, जिस पर वानी संभल नहीं पाती और सीधा उसके सीने से लग जाती है। फिर हल्के से नज़र उठाकर वो युवराज को देखती है, जो गुस्से से उसे ही देख रहा था। ये देख वानी एक पल युवराज को देखती रहती है और फिर खुद को नॉर्मल कर धीरे से कहती है, घर चलिए वरना हम कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। ये सुन युवराज अपनी पकड़ वानी के हाथ पर कसते हुए अपने गुस्से को संभाल शांत आवाज में, कल समझाया था ना तुम्हें, तो फिर क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो, क्यों एक ही बात मुझे बार बार तुम्हें समझानी पड़ती है। कहते हुए युवराज एक पल के लिए चुप हो जाता है और फिर वैसे ही वानी को देख प्यार से कहता है, प्लीज समझ जाओ यार, खुद को इतनी तकलीफ मत दो, तुम्हारे लिए ये सब आसान होगा वानी, पर मेरे नहीं है। तुम सोच भी नहीं सकती कि मेरे लिए कितना मुश्किल होता है तुम्हें दर्द में देखना, मैं नहीं देख सकता तुम्हें तकलीफ में, प्लीज समझो मेरी बात वानी, छोड़ दो अपनी ये बेवजह की जिद, आगे बढ़ो अपनी जिंदगी में और खुश रहो उस लड़के साथ जिसकी जिंदगी तुमसे जुड़ने वाली। कहते हुए युवराज चुप हो जाता है और लगातार वानी को देखता जो उसे ही देर रही थी।
तभी कुछ देर की खामोशी के बाद वानी होठों पर दर्द भरी मुस्कुराहट लिए धीरे से कहती है, जब मोहब्बत हमने की है तो इससे मिले दर्द को भी बर्दाश्त करे लेंगे, इसे करने हिम्मत रख सकते हैं तो इससे मिले दर्द को सहने की भी हिम्मत रख सकते हैं। फिर युवराज की बातों को सोचते हुए, और फिर आपको क्यों तकलीफ हो रही है हमारे दर्द से, क्योंकि दर्द का एहसास तो उसे ही होता है जिसे किसी से मोहब्बत होती है, उससे दूर होने का डर होता है। फिर थोड़ा रुककर युवराज की आंखों में देख फिर से, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी हमसे मोहब्बत। युवराज बीच में ही हल्के गुस्से से, ये गलतफहमी निकाल दो अपने दिमाग से, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर से कह रहा हूं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इतना कहते ही युवराज अपनी नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगता है। तो वही युवराज के शब्दों को सुन वानी तड़प उठती है, लेकिन फिर भी अपने होठों पर दर्द भरी मुस्कुराहट को बरकरार रखते फिर से कहती है, आपको हमसे मोहब्बत हो या ना हो, लेकिन हमें तो है, वो भी इतनी जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमारे दिल से अपकी मोहब्बत को मिटाना नामुमकिन है। कहते वानी जैसे ही कार का दरवाजा खोलती है तो युवराज वैसे ही गुस्से से, तो ठीक है फिर, तड़पती रहो इस दर्द में, बताना मेरा काम था, समझना ना समझना ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, पर फिर भी मैं दुआ करूंगा कि तुम हमेशा खुश रहो, जो अधूरी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो। कहते हुए युवराज ने अपनी आंखों पर चश्मा लगाता और आगे बढ़ जाता है। तो वानी उसकी बात सुन फीकी मुस्कुराहट के साथ, युवराज से ऐसा मत कहिए और ना ही हमारे लिए कोई दुआ करिएगा, कहीं अगर हमारी ख्वाहिशें पूरी हो गई तो आपकी भविष्य में बनने वाली पत्नी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि हमने तो दुआओं में सिर्फ आपको मांगा है रब से, कहीं अगर हमारी दुआ कबूल हो गई तो आप हमें मिल जाएंगे, फिर आपकी भविष्य की पत्नी को रास नहीं आएंगे, इसलिए जो भी दुआ करना सोच समझकर करना। कहते हुए वानी कार में बैठ जाती है तो युवराज उसकी बातें सुन एक पल वैसे ही खड़ा रहता है और फिर कार में बैठ उसे स्टार्ट कर आगे बढ़ा देता है। युवराज चुपचाप कार ड्राइव कर रहा था, पर बीच बीच वो एक नज़र वानी को देख लेता। वानी खामोशी से सीट से अपने सिर को टिकाए सामने देख रही थी, दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ऐसे पूरा रास्ता खामोशी के साथ बीत गया। आधे घंटे बाद युवराज कार को घर के सामने रोक देता है और कार से नीचे उतर घर की तरफ बढ़ जाता है, तो वही वानी भी कार से उतर नीचे आकर घर की तरफ बढ़ जाती है। दोनों एक साथ घर के अंदर आते हैं, जिस पर वानी अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगती है तो युवराज बिना उसकी तरफ देखे धीरे से, थक गई होगी, अब कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, आराम करो जाकर। इस पर वानी कुछ नहीं और आगे बढ़ जाती है कि तभी युवराज कुछ सोचते हुए फिर से, एक बात और वानी, मेरी बातों का ध्यान रखना, यूं वक्त बर्बाद मत करो मुझमें, वरना दर्द और तकलीफ के सिवाय कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। मुझमें उलझने से अच्छा है कि तुम अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचो, बाकी तुम्हारी मर्जी। कहते हुए युवराज जाने लगा तो वानी उसके सामने आकर उसकी आंखों में आंखें डाल जिद भरे लहजे से, आपको हमारी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपनी तकलीफों से सामना करना बखूबी आता है, और रही बात हमारे दर्द की, तो ये दर्द भी आपका दिया है, जिसे हम अपना बना चुके हैं। अब चाहे जो हो जाए परवाह नहीं, इस दर्द को हम अपने आप से कभी अलग नहीं होने देंगे, ये वादा है हमारा आपसे से। कहते हुए वानी सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती है, जिस पर युवराज एक गहरी सांस लेता है और फिर सीढ़ियों पर जा रही वानी को देख नामे गर्दन हिलाते हुए, ये लड़की कहीं मुझे पागल न कर दे, कैसी संभाव इसे, फिर खुद से ही कहीं ऐसा ना हो कि इसकी मोहब्बत के आगे तुझे ही झुकना पड़े। फिर एकदम से हड़बड़ाते हुए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहते हुए युवराज खुद को समझा लेता है और फिर अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। इधर लखनऊ में श्री अपने रूम में तैयार होकर आईने के सामने खड़ी अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। तभी कुछ सोचते हुए उसकी आंखें भर आए, आंसू लुढ़कते हुए गालों पर आकर ठहर गए, जिस पर वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और खुद को संभालती हुए धीरे से कहती है, आपकी बहुत याद आती है भाई, काश कि आप हमारे पास होते, आज के दिन हमें हमेशा आपकी कमी महसूस होती है। कहते हुए एक बार फिर से श्री की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, जिस पर वो हल्के से अपनी आंखें खोलती है और फिर कबर्ड की तरफ आकर उसे खोलते हुए उसमें से एक बैग निकाल बेड पर आकर बैठते हुए कांपते हाथों से बैग की चैन को खोलती है, तो उसमें रखी काफ़ी साल पुरानी राखियों को देख उसके आंसू तेजी से बह निकलते हैं। तभी वो एक राखी को उसमें से उठाते हुए अपने हाथ में लेती और स्नेह भरी नज़रों से उसे देखते हुए भरे गले से कहती है, आज पूरे 14 साल हो गए आपको देखे हुए भाई, ना जाने कहाँ हो आप, सब कुछ बदल गया भाई, लेकिन हमारा प्यार आपके लिए आज भी उतना है जितना पहले था, वो कभी कम नहीं हुआ और नहीं कभी होगा, आपकी मिश्री अभी वैसी है जैसे पहले थी। कहते हुए श्री उस राखी को अपने होठों तक लाते हुए चूम लेती हैं। दरवाजे पर खड़ी काव्या भरी आंखों से श्री को देख रही थी कि तभी वो अपने आंसुओं को साफ करते हुए धीरे से, इसका मतलब भाभी के भाई है, पर कहाँ है ये नहीं पता उन्हें, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि भाभी को 14 साल हो गए अपने भाई को देखे बिना। कहते हुए काव्या कुछ देर खड़ी सोचती रहती है और फिर खुद को नॉर्मल कर थोड़ा पीछे हो जाती हैं और श्री को आवाज़ देती है। काव्या की आवाज़ को सुन श्री खुद को शांत कर जल्दी से अपने बैग को अलमारी में रख देती है और खुद को नॉर्मल कर खड़ी हो जाती है। तभी काव्या रूम में आती है तो सामने श्री को देख मुस्कुराते हुए कहती है, आप रेडी हो भाभी? ये सुन श्री हल्के से मुस्कुराते हुए, हम तैयार है काव्या।
काव्या हल्के से मुस्कुराते हुए श्री से, तो फिर जल्दी चलिए भाभी, वरना हम लेट हो जाएंगे, और आज तो मुझे यत्विक भाई, युवान भाई के लिए सरप्राइज भी प्लान करना है। ये सुन श्री मुस्कुराते हुए, बिल्कुल प्लान करना, और इसमें हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। ये सुन काव्या धीरे से, थैंक यू भाभी। फिर एकदम से, अच्छा आप जल्दी से नीचे आइए, मैं तब तक अनी को जाकर देखती हूँ कि वो रेडी हुई या नहीं, यत्विक भाई और युवान भाई के आने से पहले हमें सब रेडी करना है। इतना कहकर काव्या चली जाती है और हॉल में आकर अनी को आवाज लगाती है, जिस पर अनी जल्दी जल्दी अपने दुपट्टे को सेट कर रूम से बाहर आकर हॉल में आते हुए काव्या से, मैं रेडी हूँ काव्या, चलो चलते हैं। काव्या एक पल अनी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए शरारत से, क्या बात है अनी, तुम तो आज बहुत ही कमाल लग रही हो इस ड्रेस में। फिर धीरे से, कन्ही ये सब भाई को मनाने की तैयारी तो नहीं। ये सुन अनी काव्या को घूरते हुए, आपका दिमाग ना कुछ ज्यादा ही चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप सोच रही है। रही बात उन खाडूट को मनाने की, तो उनकी मर्जी, उन्हें मुझसे बात करनी है या नहीं। कहते हुए अनी एकदम बेचैन हो जाती है, जिस पर काव्या उसके गालों को टच करते हुए मस्ती से, डोंट वरी मेरी जान, भाई मान जाएंगे। फिर कुछ सोचकर, लेकिन उसके लिए तुम्हें जो मैं बोलूंगी वो करना पड़ेगा। ये सुन अनी असमंजस से काव्या को देख, मतलब। ये सुन काव्या शरारत से मुस्कुराते हुए उसके कान में कुछ कहती है, जिसे सुन अनी के चेहरे के भाव बदल जाते हैं, जिस पर वो काव्या से, पर मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगी। इस पर काव्या अनी को घूरते हुए, तो फिर ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मुझे क्या। कहते हुए काव्या एटीट्यूड से अपने बालों को झटक देती है, तो अनी कुछ सोचकर, ठीक है, आप कहती हो तो मैं एक बार कोशिश करके देखती हूँ। ये सुन काव्या खुश होते अनी से, ये हुई ना बात, अब तुम देखो कि मैं क्या करती हूँ, ऐसा जादू चलाऊंगी तुम पर कि भाई तुम्हें देखकर खुद को संभाल नहीं पाएंगे, तुम बस शाम तक का इंतजार करो। कहते हुए काव्या शरारत से मुस्कुरा जाती और फिर मन ही मन कहती है, मेरी भाभी तो तुम ही बनोगी अनी, मेरे यत्विक भाई की बीवी, तुम्हारे अलावा तो काव्या किसी और बनने नहीं देगी, आई प्रॉमिस। कहते हुए काव्या के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है कि तभी श्री सीढ़ियों से नीचे आकर काव्या और अनी के पास आती हैं, जिस पर काव्या और अनी श्री को देख मुस्कुरा जाती हैं। श्री ने हल्के लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनी थी, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी श्री काव्या और अनी से, आप दोनों 2 मिनट रुके, हम जरा माँ को देख कर आते हैं। इतना कहते हुए श्री जैसे ही राधा जी के कमरे की तरफ बढ़ती है कि तभी काका राधा जी को अपने साथ आते हुए हॉल में आते हैं। ये देख श्री राधा जी से, हम आपको ही लेने आ रहे थे माँ। फिर काका से, काका माँ का अच्छे से ख्याल रखना, हम 1 घंटे बाद घर वापस आ जाएंगे। ये सुन काका हल्के से मुस्कुराते हुए श्री से, जी बहुरानी आप बेफिक्र रहिए, मैं मालकिन का पूरा ख्याल रखूंगा। ये सुन श्री हल्के से मुस्कुरा जाती है और फिर काव्या और अनी से, तो चले। इस पर काव्या मुस्कुराते हुए, जी भाभी, कहते हुए तीनों घर से बाहर चली जाती। इधर ऑफिस में यत्विक और युवान कॉन्फ्रेंस में बैठे आपस में बात कर रहे थे। यत्विक युवान को देख शांत स्वर में, भाई आपको क्या लगता है कि वो हमारे इतने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर आएंगे। इस पर युवान कुछ सोचते हुए यत्विक से, देखते हैं वो आते हैं या नहीं, अगर वो नहीं आए तो हम चले आएंगे। इस पर यत्विक सधे लहजे से, पर भाई आज इस मीटिंग को करना जरूरी है, आपको पता है ना आज क्या है, वहाँ काव्या हम दोनों का इंतजार कर रही होगी, और हम कि आज के दिन भी ऑफिस आए हैं। ये सुन युवान अपनी जगह से खड़े होते हुए यत्विक से, मैं जानता हूँ यत्विक की आज रक्षाबंधन है, ऐसे में हमारा घर पर होना ज़्यादा जरूरी है, लेकिन हमारी कंपनी के लिए यह मीटिंग करना भी बेहद जरूरी है, एक बार यह मीटिंग हो जाए उसके बाद हम सीधा घर चलेंगे। ये सुन यत्विक एक पल युवान को देख धीरे से, ओके भाई जैसा आपको ठीक लगे। तभी युवान काव्या के बारे में सोचते हुए यत्विक से, एक बात बता, तू नाराज है काव्या से। इस पर यत्विक अपनी नाराजगी छिपाते हुए, ऐसा कुछ नहीं भाई, मैं क्यों नाराज होने लगा उससे, और फिर मेरे पास कोई वजह भी तो होनी चाहिए नाराज होने की। ये सुन युवान हल्के से मुस्कुराकर, पर वजह तो तेरे पास है उससे नाराज होने की, वैसे नाराज तो मैं भी हो सकता था उससे, पर फिर सोचा कि एक ही तो बहन है हमारी, और फिर आज तो उसका दिन भी है। फिर यत्विक के कंधे पर हाथ रखते हुए, आज के दिन उसे ज्यादा परेशान मत करना, वरना अगर वो तुझसे नाराज हो गई तो पाता है ना तुझे कि उसे मानना कितना मुश्किल होता है। ये सुन यत्विक हल्के से मुस्कुराते हुए, आप चिंता मत करिए भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। इधर मुंबई में युवराज अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर ऑफिस का कुछ काम कर रहा था कि तभी वहां वानी आती हैं और युवराज के पास खड़ी होकर चेहरा झुकाकर धीरे से कहती, हमें आज भाई के लिए कुछ लेकर आना था, आज रक्षाबंधन है तो हम चाहते कि मार्केट जाकर भाई के कुछ लेकर आए, क्या आप हमें शॉपिंग पर ले जा सकते हैं। कहते हुए वानी चुप हो जाती है, जिस पर युवराज उसकी बात सुन बिना उसकी तरफ देखे धीरे से, जो भी चाहिए वो यही आ जाएगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये सुन वानी उदास हो जाती है और नज़र उठाकर युवराज को देखती, जो लैपटॉप पर नजरें गड़ाए हुए था। ये देख वानी फिर से, जानते हैं जो हम चाहते हैं आप वो यहीं पर ला सकते हैं, लेकिन हम खुद से भाई के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं, अगर आपको नहीं जाना तो ठीक है, हम खुद से जाने में सक्षम हैं। कहते हुए वानी जाने लगती है कि तभी युवराज कड़क आवाज में कहा, ना तुमसे कहीं जाने की जरूरत है, बाहर की धूल मिट्टी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है,
फिर अपनी जगह से खड़े होते हुए ये जानते हुए भी कि तुम्हें धूल मिट्टी से एलर्जी है फिर जा रही हो, अगर बाहर जाओगी तो परेशान हो जाओगी, जिससे सर दर्द होगा, समझी? अब जाओ अपने कमरे में और आराम करो। ये सुन वानी को हल्का गुस्सा आता है पर वो खुद को शांत कर लेती है और फिर से कहती है प्रॉब्लम का क्या है आपकी, जब हमें जाने कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों हो रही है, और फिर हमारी बीमारी इतनी भी बड़ी नहीं कि हम। इससे पहले वानी कुछ कह पाती युवराज बीच में ही उसे अपने करीब खींचते हुए गुस्से से तुम्हारी फिजूल की बातों को सुनने में वक्त जाया नहीं करता मैं। इस पर वानी अपने गुस्से से युवान की आंखों में देख तो मत करिए और चलिए हमें लेकर। ये सुन युवराज अपने गुस्से को शांत करते हुए वानी से दूर हो जाता है और रूम से बाहर निकलते हुए सिर्फ 10 मिनट है, इससे ज़्यादा तुम बाहर नहीं रहोगी। कहते हुए युवराज रूम से बाहर चला जाता है तो वानी गुस्से से दरवाजे को घूरने लगती है, फिर नॉर्मल होकर युवराज की एक्टिंग करते हुए कहती है सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास, इससे ज़्यादा तुम बाहर नहीं रहोगी। खड़ूस कन्ही। कहते हुए वानी के आगे शब्द गले में ही अटक जाते हैं। युवराज दरवाजे पर खड़ा उसे घूर रहा था, ये देख वानी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती हैं, जिस पर वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए युवान से हम बसा ही रहे थे। कहते हुए वानी जल्दी से युवराज के बगल से होकर रूम से बाहर निकल जाती हैं, तो युवराज उसकी अभी की गई हरकत को याद कर हल्के से मुस्कुरा जाता है और धीरे से कहता है इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। कहते हुए युवराज रूम के अंदर आकर अपने लैपटॉप को उठकर बाहर चला जाता है। इधर ऑफिस में प्रभास अपने केबिन बैठा सामने बैठे शख्स से बात कर रहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग होता है, जिस पर वो अपने फ़ोन में फ्लैश हो रहे नाम को देखता तो उसके होठों पर एक शरारती मुस्कुराहट आ जाती है, जिस पर वो सामने बैठे शख्स को देखते हुए आप उस मीटिंग को फिक्स कर दीजिए, बाकी बातें हम कल हो जाएंगी, अभी आप जाइए। ये सुन वो शख्स हाँ में गर्दन हिलाते हुए केबिन से बाहर चला जाता है तो प्रभास जल्दी से फ़ोन को रिसीव करते हुए शरारत से कहता है हमारे बिना बेचैनी हो रही है। ये सुन आशी हल्के से मुस्कुरा जाती हैं और फिर धीरे से कहती हैं हम तो हर रोज़ आपके बिना बेचैन रहते हैं। ये सुन प्रभास के होठों की मुस्कुराहट गहरी हो जाती है, जिस पर वैसे ही शरारत से आप फिक्र मत करिए, आज शाम को हम आपकी सारी बेचैनी को दूर कर देंगे। ये सुन आशी हल्की सी शर्म आ जाती है और फिर खुद को नॉर्मल करते हुए फिर से जी हमें इंतजार रहेगा शाम का, पर अभी तो फिलहाल आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। इस पर प्रभास प्यार से जी सुनाए, आप बस बोलते जाए, हम तो यूं ही जिंदगी भर आपको सुनते रहेंगे। आशी मुस्कुराते हुए प्रभास तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज हमें आते हुए देर हो जाएगी, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी काम से लखनऊ जाना पड़ रहा है, पर हम आपसे वादा करते हैं शाम होने से पहले हम वापस आ जाएंगे। ये सुन प्रभास के होठों की मुस्कुराहट एकदम से गायब हो जाती है, जिस पर वह उदास होते हुए आशी से ऐसा कौन सा जरूरी काम है आपका जिसके लिए आपको लखनऊ जाना पड़ रहा है, वो भी अकेले? ये सुन आशी प्रभास से हम अकेले नहीं जा रहे, हमारी दोस्त भी हमारे साथ लखनऊ जा रही है। ये सुन प्रभास चिंता भरे स्वर में फिर भी आशु आप। आशी बीच में ही उसकी फिक्र को समझते हुए धीरे से आप फिक्र मत करिए, हम खुद का ख्याल रखेंगे, और फिर हम पहली बार थोड़े ही लखनऊ जा रहे हैं, इससे पहले भी तो कई बार जा चुके हैं, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, हम शाम होने से पहले घर आ जाएंगे। और हाँ, भाई को बता दीजिएगा, नहीं तो वो परेशान हो जाएंगे, हमने कॉल किया था लेकिन बात नहीं हो पाई हमारी उनसे, पर आप याद से बता देना उन्हें। कहते हुए वानी एकदम से रुक जाती है, उसे प्रभास की कोई आवाज़ नहीं आती, जिस पर वो वैसे ही प्रभाव सुन रहे ना। ये सुन प्रभास एकदम से हाँ मैं सुन रहा हूँ। आशी मुस्कुराते हुए अच्छा ठीक है, हम शाम को आकर बात करते हैं आपसे। कहते हुए आशी कॉल कट कर देती है। तो इधर प्रभास अपने फ़ोन को देखते हुए धीरे से जल्दी आना बच्चा। इधर लखनऊ मॉल में काव्या युवान यत्विक के राखियां खरीदती है, तो दूसरी तरफ श्री और अनी जब राखियों को देखती है तो दोनों की आंखें नम हो जाती हैं, जिस पर वो एक दूसरे को देखने से पहले नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगती है। तभी काव्या मुस्कुराते हुए उनके पास आते हुए दोनों से मेरी शॉपिंग तो हो गई, आप दोनों की हुई या नहीं? इस पर श्री और अनी जबरदस्ती मुस्कुरा जाती है, तो अनी काव्या से हमारी शॉपिंग भी हो गई। इस पर श्री खुद को नॉर्मल करते हुए दोनों से हमारी भी हो गई, तो अब चलते हैं घर। ये कहते हुए श्री आगे बढ़ जाती है तो अनी भी उसके पीछे चली जाती है, जिस पर काव्या उन दोनों को देखते हुए मैं जानती कि आज आप दोनों को बहुत तकलीफ हो रही होगी, और मैं ये भी जानती हूँ आपके भाई भले ही आप दोनों के पास नहीं है पर आपने उनके लिए राखियाँ जरूर ली होंगी, बस फ़र्क इतना है कि वह राखियाँ उनकी कलाई पर नहीं बंध पाएंगी। आज के दिन सारी बहनें अपने भाई की कलाई पर इस धागे को बंधेगी, बस आप दोनों नहीं। कहते हुए काव्या उदास हो जाती हैं और फिर अपनी आंखों को बंद करते हुए मन ही मन अनी और श्री के लिए दुआ करती है, प्लीज़ गॉड आज कुछ ऐसा कर दीजिए कि इन दोनों ने अपने भाई के लिए जो रखियां ली है वो उनके पास पहुंच जाए और उनकी कलाई पर बंध जाए, कोई ऐसा मैजिक कर करिए जिससे उनकी रखियां अपनी सही जगह पर पहुंच जाए। कहते हुए काव्या एक नज़र अपने हाथ में लगी राखियों को देखती हैं और वहां से बाहर की तरफ चली जाती हैं। बाहर आकर काव्या अनी को देखती है पर उसे वहां श्री नजर नहीं आती, जिस पर काव्या अनी के पास आकर भाभी कहाँ है अनी? ये सुन अनी काव्या से वो दी वापस से मॉल के अंदर चली गई। इस पर काव्या वापस क्यों?
ये सुन अनी अपने कंधे उचकाते हुए पता नहीं क्यों गई हैं। ये सुन काव्या अनी के सामने शॉपिंग बैग बढ़ाते हुए, तुम ये बैग कार में रखो, मैं तब तक भाभी को देख कर आती हूँ, कहते हुए काव्या मॉल के अंदर चली जाती हैं। तो अनी कार का दरवाजा खोल उसमें सारे बैग रख देती हैं और फिर वही कार से सटीक कर खड़ी होकर काव्या और श्री के आने का इंतजार करती हैं। कुछ देर बाद ही उस मॉल के बाहर एक ब्लैक कलर की कार आकर रुकती है, जिसमें से एक लड़की बाहर आती है और सामने मॉल को देख हल्के से मुस्कुरा हुए अपनी आंखों पर लगे काले चश्मे को सर के ऊपर करते हुए धीरे से कहती है, अब यहाँ तक आए हैं तो क्यों ना भाई के लिए शॉपिंग भी करते जाए। कहते हुए वो लड़की मॉल के अंदर चली जाती है। इधर काव्या मॉल के अंदर इधर उधर श्री को ढूंढ रही थी कि तभी उसे श्री एक कपड़े की शॉप पर नजर आती है, जिसे देख काव्या मुस्कुरा जाती और श्री की तरफ बढ़ जाती हैं। तभी वो लड़की मॉल के अंदर आती है तो उसकी नज़र सामने वाली शॉप पर जाती है, जिसे देख उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है, जिस पर वो उसी शॉप की तरफ बढ़ जाती है। इधर युवराज वानी को शॉपिंग पर लेकर आता है, जिस पर वानी कार से नीचे उतर जाती है। तो युवराज कार ने बाहर आकर अपनी घड़ी में टाइम देख वानी से, आधे घंटे में जितनी शॉपिंग करनी है कर लो, मैं यही बाहर खड़ा तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम जाओ अंदर। ये सुन वानी एक पल युवराज को देखकर मॉल के अंदर चली जाती है। करीब 20 मिनट बाद युवराज का फ़ोन रिंग होता है, जिस पर वो वहां से थोड़ा आगे आकर फ़ोन को रिसीव करते हुए बातें करने लगता है। उसके कुछ देर बाद ही वानी मॉल से बाहर आती है तो युवराज को वहां ना पाकर वो इधर उधर देखती है कि तभी उसकी नज़र एक बच्चे पर जाती है, जिसकी उम्र लगभग 6 से 7 साल थी। वो काफ़ी देर रोड को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कर नहीं पा रहा था कि तभी वो भागते हुए रोड को क्रॉस करता है, पर इस चक्कर में वो दोनों साइड देख नहीं पाता। बच्चे की दूसरी तरफ से एक कार उसकी तरफ आ रही थी, जिसे देख वानी घबरा जाती है और अपने शॉपिंग बैग को वही छोड़ते हुए उस बच्चे को बचाने के दौड़ जाती है। वही जैसे ही युवराज फ़ोन पर बात करके पीछे की तरफ घूमता है तो जोर से चीख जाता है, वानी नी नी नी। टू बी कंटिन्यू। पहले हम फोल्डेड हैंड्स कर आप सभी से माफ़ी चाहते हैं, जो स्टोरी का पार्ट हम रेगुलर नहीं दे पाते। कुछ लोगों का कहना तो ये है, जब टाइम नहीं होता तो स्टोरी लिखते ही क्यों है। तो हम उनको बता दे, हर किसी की लाइफ सिंपल नहीं होती, सबकी लाइफ में अपनी अपनी कुछ प्रॉब्लम होती है। वैसे तो हम अपनी प्रॉब्लम किसी को नहीं बताते, पर लगता है आप लोगों को बताना ज़रूरी है, तो फिर सुनिए। हमारी प्रॉब्लम ये कि हमारे लिवर में इन्फेक्शन हो गया है, जिस वजह से स्टोमक में क्लोट हो गई है। इस बीमारी के चलते हम रेगुलर पार्ट अपलोड नहीं कर पाते, और सिर्फ यही एक प्रॉब्लम नहीं है, और भी बहुत है, पर हम आपको बताना नहीं चाहते, क्योंकि कुछ समझते पर लेकिन कुछ मजाक बनाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ... आज अगर हमारी माँ हमारे पास होती तो शायद हम जल्दी ठीक हो जाते, पर रब जी ने उन्हें हमसे छीन लिया। हमारे साथ अक्सर ऐसा ही होता है, जिससे हम ज़्यादा प्यार करते वो उन्हें हमसे दूर कर देते हैं। एक और बात जान लीजिए, हम एक छोटे से गांव में रहते हैं और अभी बारिश की वजह से हमारे घर में पानी भर गया है, क्योंकि हमारा घर एक बड़े से तालाब के किनारे है, जिसका पानी हमारे घर के अंदर आ जाता है। बस इतना ही कहेंगे। एक बार फिर से हम आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं जो आप हमारी स्टोरी को इतना प्यार देते हैं, पर आपके कमेंट्स में कम हो गए हैं। आप सिर्फ अगले पार्ट के बारे में बोलते हैं, कमेंट्स तो करते ही नहीं है। पर कोई बात नहीं, जैसा आप सब। युवराज भागते हुए वानी की तरफ आता है, तब तक वहां उस बच्चे की मां जाती है और घबराते हुए अपने बच्चे को सीने लगा लेती है। वही युवराज वानी को संभालते हुए अपनी गोद में उठाता है, फिर एक नज़र उस औरत को देख धीरे से, आप अपने बच्चे को लेकर जाइए। ये सुन वो औरत हाँ में गर्दन हिलाते हुए बच्चे को गोद में उठाकर ले जाती है, तो वो बच्चा लगातार वानी को देखता रहता है और फिर अपनी माँ को देख रोते हुए कहता है, मम्मा दीदी में मुझे बचाया, प्लीज़ आप मुझे उनके पास ले चलिए, उन्हें मेरी वजह से चोट लग गई। कहते हुए बच्चा सिसक सिसक कर रोने लगता है, तो उसकी माँ उससे प्यार से चुप कराते हुए कहती है, हाँ बच्चा, हम दीदी पास अभी चलेंगे, पर पहले हम घर चलते, उसके बाद मैं तुझे दीदी के पास ले चलूंगी। दरअसल हुआ ये, बच्चे को बचाते टाइम वानी उसे रोड के दूसरी तरफ लेकर गिर जाती है, तो इसी बीच उसकी पीठ में एक पत्थर चुभ जाता है। वो जैसे ही उठने की कोशिश करती है, अचानक से उसका सर घूम जाता है और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, जिस पर वो बेहोश होते हुए नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। युवराज वानी को कार के पास लाते हुए एक हाथ से दरवाज़ा खोल उसे आराम से बिठा देता है और आगे आकर ड्राइविंग सीट पर आकर कार को बढ़ा देता है। इधर लखनऊ मॉल में काव्या श्री के पास आकर पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखती है, तो श्री काव्या को देखती है, जिस पर काव्या श्री से, आप यहाँ इस कपड़े की शॉप पर क्या कर रहे हो भाभी? श्री मुस्कुराते हुए, वो हमें माँ के लिए कुछ लेना था तो इसलिए। काव्या बीच में ही शरारत से, सिर्फ माँ के लिए, भाई के लिए नहीं, वैसे भाई को लाइट ब्लू कलर बेहद पसंद है, आप चाहे तो उनके लिए कुछ ले सकते हो, क्या पता उन्हें आपका दिया गिफ्ट पसंद आ जाए और आज वो उसे ही पहन ले। इस पर श्री हल्के से शर्मा कर अपना चेहरा झुका लेती है, जिस पर काव्या उसकी थोड़ी को पकड़ चेहरा ऊपर कर प्यार से, आपको जो अच्छा लगे उनके लिए ले लीजिए, मैं बाहर जाती हूँ, आप आ जाना। कहते काव्या अपनी पकड़े झपका देती तो श्री हाँ में गर्दन हिला लेती है, तो काव्या मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है।
15-20 मिनट बाद श्री सारे शॉपिंग को उठाते हुए आगे बढ़ जाती हैं कि तभी सामने से आ रही एक लड़की उससे टकरा जाती हैं, जिस पर श्री के हाथ में लगे बैग नीचे गिर जाते हैं। तो ये देख वो लड़की हड़बड़ाते हुए श्री से आई एम सो सॉरी, वो मैंने आपको देखा ना। श्री बीच में ही कोई बात नहीं। इतना कहते हुए श्री जमीन पर झुकते हुए सारे बैग उठती है और फिर खड़े होठों हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ लड़की को देख प्यार से कहती है, जानबूझकर कर कोई नहीं टकरा, इट्स ओके। फिर बैग को देते हुए, ये आपके बैग, हम चलते हैं। कहते हुए श्री चली जाती है तो वो लड़की उसकी जाने की दिशा में देख हल्की मुस्कुराहट के साथ धीरे से सो स्वीट ऑफ यू कहते हुए लड़की आगे बढ़ जाती है। इधर मुंबई सिटी हॉस्पिटल, युवराज बोर्ड के बाहर परेशान सा इधर से उधर चहलकदमी कर रहा था कि तभी डॉक्टर बाहर आते तो युवराज जल्दी से उनके पास आकर जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है तभी डॉक्टर हल्के से मुस्कुराते हुए, वो ठीक है, बस जख्म थोड़ा गहरा है, बट यू डोंट वरी मिस्टर युवराज, शी विल बी फाइन सून, आप मिल सकते हैं उनसे। इतना कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। इधर लखनऊ में काव्या, अनी और श्री ने शाम की सारी तैयारियां कर चुकी थी। श्री किचन में काका के साथ शाम के खाना बना रही थी तो वही अनी और काव्या बाहर हॉल में बैठी यत्विक और युवान के आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद ही घर के बाहर से कार की आवाज आती है, जिसे सुन काव्या खुश होते हुए अनी से लगता है भाई आ गए। तभी युवान और यत्विक अंदर आते हैं तो काव्या अनी उन्हें देख सोफे से खड़ी हो जाती है तो अनी की नज़रें यत्विक को देखने लगती है, जिस पर यत्विक की नज़रें अनी से टकराते ही वो हटा लेता है। ये देख अनी उदास हो जाती है और काव्या से कहती है, काव्या मुझे कुछ काम है तो मैं बाद में आती हूँ। कहते हुए अनी चली जाती है। उसके जाने के बाद काव्या यत्विक और युवान को देख अपनी नाराजगी जताते हुए, मैं मानती हूँ कि मैंने उस लड़के के बारे में ना बताकर आप दोनों को हट किया है, फिर यत्विक से और सबसे ज्यादा तो आपको यत्विक भाई। फिर खुश होते हुए, पर ज्यादा देर तक नहीं भाई, पहले आप दोनों जल्दी से जाइए और रेडी होकर आइए, तब तक मैं भी रेडी हो जाती हूँ। कहते हुए काव्या अपने रूम की तरफ चली हैं। उसे जाता देख यत्विक युवान से, आपको पता है भाई इसके दिमाग में क्या चल रहा है? युवान हल्की मुस्कुराहट के साथ, मुझे कैसे पता होगा? फिर कुछ सोचते हुए, उसके दिमाग में क्या चल रहा है अभी पता चल जाएगा, तू जा रेडी होने, मैं भी जाता हूँ। इतना कहते ही युवान सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है तो यत्विक अपने रूम तरफ, उसके बाद ही श्री किचन से बाहर आती है और अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। श्री जब रूम में आती है तो युवान के ऑफिस बैग को बेड पर देख समझ आती है कि युवान आ चुका है, जिस पर वह बेड से उसके बैग उठाते हुए एक साइड रख देती है और फिर अलमारी की तरफ आकर उसे खोलते हुए एक साड़ी निकाल रेडी होने चली जाती है। कुछ देर बाद ही युवान नहाकर अपने बालों को झटकते हुए बाथरूम से बाहर आता है तो उसकी नज़रें सीधा आईने के सामने खड़ी श्री पर जाती है। ना चाहते हुए भी उसकी नज़रें श्री के दिलकश रूम में उलझ जाती है। ब्लैक कलर का डीप नेक और सीवलेस ब्लाउज, डार्क प्याजी कलर की साड़ी जिसके बॉर्डर की चौड़ाई 4 इंच के बराबर थी, उस पर चेक की डिज़ाइन और पीछे ब्लाउज की डोरियों में लटके हैंगिंग, गले में मंगलसूत्र और हैवी ज्वेलरी, कानों में झुमके, दोनों हाथों में चूड़ा, कमर में पतला कमरबंद, होठों पर हल्की मुस्कुराहट। युवान अपलक श्री को देख रहा था। तभी श्री की आवाज़ आती है, युवान जी आपके कपड़े हमने बेड पर निकाल कर रखे हैं, पहन लीजिए। लेकिन युवान श्री में इतना खोया हुआ था कि उसे उसकी आवाज़ भी सुनाई नहीं देती, जिस पर श्री पीछे की तरफ घूमते हुए युवान को देखती है तो एकदम से हड़बड़ा जाती है क्योंकि युवान टॉवेल में खड़ा हुआ था। श्री युवान की तरफ पीट करके खड़ी हो जाती है और फिर से कहती, युवान जी कपड़े पहन लीजिए। ये सुन युवान होश में आता है और श्री से अपनी उठाते हुए बेड की तरफ बढ़ जाता है। तभी श्री उसकी तरफ घूम जाती तो ये देख युवान श्री से, क्या हुआ, अभी तो मैंने कपड़े भी नहीं पहने और तुम मेरी तरफ घूम गई। फिर कुछ सोचते हुए शरारत से, कहीं आज तुम्हें मुझमें सलमान खान तो नजर आ नहीं रहा है जो बिना कपड़ों के देख रही हो। इस पर वानी हल्के से मुस्कुरा जाती है, फिर मन ही मन कहती है, कल आपने हमें तंग किया था, आज हमारी बारी है आपको तंग करने की, अब आप देखिए हम क्या करते हैं। कहते हुए श्री युवराज की तरफ कदम बढ़ाते हुए, सही कहा आपने युवान जी, आज आप में हमें सलमान खान नजर आ रहे हैं और जो वो सामने होते हैं तो हम खुद पर काबू नहीं कर पाते, तो सोच रहे हैं आपके होठों को चूमकर अपनी तलब को मिटा ले। कहते हुए श्री के होठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट तैर जाती है तो वही उसकी बात सुन युवान हैरान सा उसे देखने लगता है। श्री वैसे ही युवान के करीब बढ़ने लगती है तो युवान घबराहट से अपने कदम पीछे लेने लगता है। अगले ही पल वह दीवार से सटीक जाता है, जिस पर श्री उसके करीब आकर सरगोशी, अगर आपकी इजाज़त हो तो चूम ले आपके होठों को, सोच लीजिए अगर हमने ऐसा किया तो आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे, क्या पता इस बीच आपकी धड़कन असमान हो जाए और सांसें गहरी। कहते हुए श्री एक पल चुप हो जाती है और शरारत से अपने एक हाथ को युवान के चेहरे पर घुमाते हुए फिर से कहती है, क्या करें युवान जी, बहुत तलब उठी आपके होठों को छूने की, तो क्यों ना अपनी इस ख्वाहिश को पूरा कर लिया जाए। कहते हुए श्री युवान के होठों की तरफ बढ़ने लगती है, जिस पर युवराज घबरा गया, माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई और सांसें गहरी हो गई। श्री करीब उसे बेचैन करने का आने लगी, जिस पर उसके हाथों की मुट्ठी कस जाती है। उसकी गर्म सांसों को अपने सीने महसूस कर युवान अंदर तक हिल जाता है और सांसों को तर करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है।
युवान की हालत को देख श्री खुद को हंसने रोकने की कोशिश करती हैं, तभी युवान कांपती आवाज में श्री से ये गलत है श्री, तुम ऐसा कैसे, मतलब कि तुम मुझे किस। इससे आगे युवान कुछ कह पाता, उसे श्री के हंसने की आवाज आती है जिस पर वो खुद को शांत कर हल्के से अपनी आंखें खोलता है तो सामने श्री को हंसते देख एक बार फिर से हैरान हो जाता है। श्री बेपरवाह सी हंसे जा रही थी कि तभी वो अपनी हंसी को रोकते हुए युवान को देखे, क्या युवान जी, आपकी हालत तो हमसे भी ज्यादा खराब हो गई। कल जब आपने हमें तंग करने के लिए ऐसा किया था तो उतनी हालत तो हमारी भी खराब नहीं हुई थी जितना कि आपकी हो गई। एक बार खुद को आईने में देखिए, कितना घबरा गए हो आप। इतना कहते हुए श्री फिर से हंसने लगती है तो वही युवान के चेहरे के भाव बदल जाते हैं जिस पर वो श्री के पास आकर उसे एकाएक अपने करीब खींच लेता है। तो श्री एकदम से शांत हो जाती है और युवान की आंखों में देखती है जिस पर युवान उसे अपने और करीब कर सर्द आवाज में शुक्र मनाओ कि हम दोनों मोहब्बत नहीं है एक दूसरे से। अगर होती तो मेरे होठों की तलब तुम्हारे होठों से ना होकर तुम्हारे जिस्म को छूकर खत्म होती। आज़ादी मांगती मेरी आगोश से हिला होने की, पर अफसोस कि वो स्वीकार नहीं होती। मेरी दोस्ती को दोस्ती तक सीमित रखना, मोहब्बत में तब्दील मत करना, वरना मुनाफा मेरा और नुकसान तुम्हारा होगा। दोस्ती अगर मोहब्बत में रूबरू हुई तो मेरी सुबह तुम्हारे होठों को अपनी गिरफ्त में लेकर हर रोज सुकून को हासिल करेंगे। इतना कहते ही युवान के होठों पर शरारती मुस्कुराहट तैर जाती है तो वही उसकी बातें सुन श्री सिहर उठी, सांसें हैं गहरी हो गई, बदन कांप उठा, जिस पर युवान की करीबी से वो मचल उठी, दिल जोर से धड़क उठा। उसने शर्म अपना चेहरा झुका लिया तो ये देख युवान गहरी मुस्कुराहट से उसकी थोड़ी को पकड़ चेहरे को ऊपर करता है तो उसकी नज़र सीधा श्री के होठों पर जाती है। सुर्ख गुलाबी होंठ गुलाब की पंखुड़ियों के समान जो सांसों की आवाजाही के लिए हल्के से खुले हुए थे। ये देख युवान फिर से, मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारे इन नाजुक लबों को अपने लबों से सिल सकता हूँ, पर यह करने की इजाज़त नहीं है। यूँ तो हक है मेरा, लेकिन मोहब्बत नहीं है और ज़बरदस्ती करना ये युवान सिंघानिया को शोभा नहीं देगा। तो संभल कर श्री, आगे से मेरे साथ ऐसा दोबारा हुआ तो रोक नहीं पाऊंगा खुद को। कहते हुए युवान श्री को छोड़ देता है और बैग से अपनी शर्ट को उठाते हुए पहन लेता है। वही श्री तेज तेज सांसें लेते हुए खुद को संयमित करती है और सामने युवान को देख धीरे से, हम चलते हैं, आप आ जाएगा। ये सुन युवान श्री को देख, 2 मिनट रुको, साथ चलते हैं दोनों। इस पर श्री कुछ नहीं कहती और खड़ी रहती है। थोड़ी देर बाद युवान रेडी होकर एक पल श्री को देख धीरे से चले। अब ये सुन श्री हाँ में गर्दन हिलाते हुए आगे बढ़ जाती है तो युवान मुस्कुराते हुए उसके पीछे चलने लगता है। हॉल में राधा जी, ऋत्विक और काव्या रेडी होकर बैठे हुए, तभी उनकी नज़र सीढ़ियों से आ रहे श्री युवान पर जाती तो उनके होठों पर मुस्कुराहट तैर जाती है, जिस पर राधा जी दोनों को देख मन ही मन खुश होते हुए धीरे से, बिल्कुल राम सीता के जैसी जोड़ी है मेरे बच्चों की, नज़र ना लगे किसी की। तभी वो दोनों सबके पास आते हैं जिस पर श्री झुकते हुए राधा जी के पैर छूती है तो राधा जी प्यार से उसके सिर पर हाथ रख उसे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देती हैं, जिस पर श्री मुस्कुराते हुए खड़ी हो जाती और एक नज़र युवान को देख राधा जी को देखती है तो युवान सबको देख काव्या से, काव्या अनी कहाँ है, नज़र नहीं आ रही। ये सुन काव्या एक नज़र ऋत्विक को देख युवान से, वो अपने कमरे में है भाई, आप रुकिए, मैं बुलाकर लाती हूँ उसे। कहते हुए काव्या होठों पर शरारती मुस्कुराहट लिए अनी के रूम की तरफ बढ़ जाती है। मुंबई में इधर प्रभास जब घर आता है तो युवराज उसे के वानी के बारे में बता देता है, जिस पर प्रभास परेशान हो जाता है और वानी को देखने के लिए उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। ये देख युवराज बीच में ही उसे रोकते हुए, वो अभी आराम कर रही हैं, बाद में मिल लेना उससे, अभी पहले रूम में जाकर तैयार हो जा, आज पता है ना क्या है। ये सुन प्रभास युवराज से, आज का दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ, तू रुक मैं आता हूँ। कहते हुए प्रभास अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। उसके जाने के बाद युवराज कुछ सोचते हुए वानी के रूम की तरफ बढ़ जाता है। इधर वानी बेड पर लेटी सोने की कोशिश कर रही थी, दर्द की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी वो उठते हुए बेड के सिरहाने से सटीक कर जाती तो इसी बीच उसका जख्म दब जाता है, जिस पर उसकी हल्की सी आह निकल जाती है। थोड़ी देर बाद ही उसकी आंखों से आंसू बहते हुए नीचे गिर जाती है। फिर खुद को संभालते वो बेड से खड़ी हुई आईने के सामने आकर घूमी। टॉप को उठाकर देखा तो पट्टी के ऊपर खून नजर आने लगा था जो बहते हुए नीचे जा रहा था। ये सब देखने बाद भी वानी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, जिस पर वो बालकनी की तरफ आ जाती है और खाली आंखों से सामने की तरफ देखते हुए मन ही मन युवराज को सोचते हुए कहती है, जितना आपको समझने की कोशिश करते हैं उतने ही उलझ जाते हैं, कभी प्यार तो कभी गुस्सा, पल में फिक्र पल में नरमी, समझ नहीं पाते कि ये सब आप क्यों कर रहे हैं। हर रिश्ते को दिल से निभाते हैं, पर जब बात हमारी आती है तो चेहरे के भाव बदल जाते हैं। भाभी भाई से बात करेंगे तो नरमी से, और अगर इस बीच हम आ जाए तो गुस्सा और कठोरता ऐसे आ जाती जैसे आपको हमसे बैर हैं। ये तो तय हो चुका है कि आपकी बनने वाली पत्नी जो भी है वो बहुत खुशनसीब है। जब आप एक बहन और दोस्त के रिश्ते को इतनी शिद्दत से निभाते हैं तो एक पति के रिश्ते को तो आप बेहिसाब चाहेंगे।
ये सोचते हुए एक बार फिर से वानी की आंखें से आंसू बह निकलते हैं। वो कुछ देर अपने और युवराज के बारे में सोचती रहती है और फिर मुरझाई हुए इसी कमरे के अंदर आकर बालकनी का दरवाजा लगाकर आगे बढ़ते हुए टेबल से फर्स्ट एड बॉक्स को लेकर बेड पर आकर बैठ जाती है। वो जैसे ही अपनी टॉप को ऊपर करती है तो उसकी नज़र सामने दरवाजे पर खड़े युवराज पर जाती, जिसे देख वानी जल्दी से अपने टॉप को नीचे कर लेती है और युवराज के पास आकर धीरे से कहती है, वो हम। तभी युवराज अंदर आया और दरवाजा लगा दिया। ये देख वानी घबरा जाती है, जिस पर वो मन ही मन कहीं ये हमें डांट लगाने तो नहीं आए। वही युवराज एक नज़र वानी पर डाल बिना किसी भाव के आगे बढ़ बेड से फर्स्ट एड बॉक्स को उठाता है और वानी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसके ऐसे अचानक सामने आ जाने से वानी डर जाती है, पर युवराज लगातार उसे देखता रहता है। जब वानी की नज़र युवराज के हाथ में लगे फर्स्ट एड बॉक्स पर जाती है तो वो एकटक युवराज को देखती है, फिर अपने डर को छिपाते हुए धीरे से कहती है, आप जाइए, हम अपने जख्म पर खुद से मरहम लगाने में हम सक्षम हैं। आपको तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हमने नर्स को बुलाया है, अगर हम नहीं कर पाए तो वो कर देंगी। कहते हुए वानी दरवाजे के पास आकर जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती है तो वैसे ही युवराज पीछे से उसकी कमर पर अपनी बाहें लपेटकर उसे अपने करीब खींच लेता है, जिस पर वानी उसके सीने लग जाती है। फिर नज़र उठाकर युवराज को देखती है जो एकटक उसे ही देख रहा था। इस पर वानी हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखने लगती है। तभी युवराज ने वानी को अपनी बाहों में उठाया और बेड की तरफ ले आया। वानी बिना कोई हलचल किए सामने की तरफ देख रही थी, उसमें युवराज को देखने की हिम्मत नहीं हुई। तभी युवराज ने उसे बेड पर बिठाया और उसकी पीठ अपनी तरफ कर ली, जिस पर वानी ने कसके अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सांसों को संभाले बैठी रही। तभी उसे अपनी पीठ पर हलचल महसूस हुई। युवराज की उंगलियों के स्पर्श को अपनी खुली पीठ पर महसूस कर वो सिर उठी, सांसें तेज और धड़कने बेतहासा धड़कने लगी। उसके बेड रखे हाथ, जिनकी पकड़ अब ब्लैंकेट पर कस गई। तभी युवराज ने उसकी पीठ से बालों को जैसे ही उठाना चाहा तो वानी ने झटके से अपनी आंखें खोली और युवराज की तरफ घूमकर नामे सर हिलाने लगी। युवराज गंभीरता से उसे देख रहा था। अगले ही पल एक झटके से वानी को अपने करीब कर, जख्म का कारण मैं हूं तो इस पर मरहम लगाने का हक भी मेरा है, इसलिए मुझे रोकने की कोशिश तो करना ही मत, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। ये सुन वानी युवराज की आंखों में देख कठोरता से, माफ़ करिएगा, लेकिन हम आपकी बात से सहमत नहीं। बिल्कुल गलत कहा आपने सर, इस जख्म का कारण आप नहीं, हम स्वयं है। ये जख्म सिर्फ हमारा है और इसका उठा दर्द जो इस वक्त बहुत सुकून दे रहा है, तो इस जख्म के साथ हमें क्या करना है क्या नहीं, इसका फैसला आप नहीं हम करेंगे। और अगर इतना ही शौक है आपको मरहम लगाने का तो हमारे जिस्म पर जाए, इस जख्म पर क्यों लगा रहे हैं? लगाना ही है तो हमारे उस जख्म पर लगाइए जो आपके रूखे व्यवहार से हर दिन थोड़ा थोड़ा बड़ा होकर नासूर बनता जा रहा है। कहते हुए वानी बिना किसी डर के युवराज की आंखों में देखती रहती है, जिस पर युवराज उसकी आंखों की गहराई को देख अंदर तक हिल जाता है। तभी वानी तिरछी मुस्कुराहट के साथ फिर से, मिस्टर युवराज बजाज, आप भूल गए हैं तो याद दिला दे, ये जिस्म हमारा है तो इस पर मरहम लगाने का अधिकार भी हमारा है। हम स्वयं से अपना काम करना बखूबी जानते हैं, समझे आप? अब जाइए आप यहाँ से। कहते हुए वानी युवराज की कैद से खुद को छुड़ाते हुए जैसे ही उठने लगती है तो युवराज बीच में उसे फिर से खींच गुस्से से दांत जमाकर, जिस काम के लिए मेरा यहाँ आना हुआ है वो किए बिना तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। कोई मुझसे मेरा हक छीने ये बर्दाश्त नहीं मुझे, मेरे सिवा कोई नाज भी तुम्हारे जख्म पर मरहम नहीं लगाएगी अब। ये सुन वानी अंदर तक कांप गई, दर्द की एक लहर उसके चेहरे पर आकर चली गई। उसने जल्दी से युवराज से अपनी नज़रें हटाई और जैसे ही कुछ कहने के लिए उसने अपने होंठ खोले, युवराज बीच में ही उसके होठों पर उंगली रखकर मुझे रोकने के लिए एक भी शब्द बाहर आया तो गलती ही सही, हक ना होकर वो कर जाऊंगा जिसे करने में सक्षम नहीं हूं। तो ख्याल रहे, जो भी बोलना सोच कर बोलना। अगर मुझे रोकने में ना शब्द बाहर आया तो अपने लबों से तुम्हारे लबों को सिलने में वक्त जाया नहीं करूंगा। फिर इल्ज़ाम चाहे जो डाल देना मुझ पर, फर्क नहीं पड़ेगा, फैसला तुम्हारा है। अभी रोकने की चाहत है या नहीं? इतना कहते ही युवराज तिरछा मुस्कुरा जाता है। वानी उसके शब्दों को सुन एक पल उसे देखकर उसकी तरफ पीठ फेर ली। ये देख युवराज ने बिना एक पल गवाए उसके टॉप को ऊपर किया तो वानी बेचैन हो उठी और घबरा गई। आंखें एक बार फिर बंद हो गई और खुद को संयमित करने लगी, जिस पर युवराज उसकी हालत को समझ धीरे से बोला, बेफिक्र रहो, मैं नियत खराब का नहीं हूँ, सहज के ही करूँगा, असहज नहीं होने दूंगा। ये सुन वानी ने खुद को नॉर्मल किया और बैठी रही। युवराज ने हल्के हाथ से उसकी पट्टी हटाई तो जख्म पर नजर पड़ते ही उसके चेहरे की नशे तन गई, दर्द की लहर उसके चेहरे पर दौड़ गई और एक हाथ की मुट्ठी कस गई। जख्म काफी गहरा था। तभी युवराज ने खुद को शांत कर जख्म को साफ करता है, जिस पर वानी से उठी तो वही वानी को दर्द में देख युवराज का दिल तड़प उठा। अब उसने वो फूंक मारते हुए जख्म को साफ किया और उस पर दवा लगाकर वापस से पट्टी बांध दी। इसी बीच युवराज के हाथ वानी की खुली कमर पर आ गए तो वानी का जिस्म कांप उठा, जिस पर उसने अपना एक निचला होठ दबा लिया। युवराज उसके हाल को समझ रहा था, क्योंकि उसका भी यही हाल था।
कुछ देर बाद ही युवराज ने वानी के टॉप को नीचे किया और बेड से उठकर जाने लगा। इससे पहले वो दरवाजे से बाहर निकल पाता, वानी पीछे से आकर उससे लिपट कर गई। उसने अपने दोनों हाथों को युवराज के सीने पर बांध चेहरे को उसकी पीठ से लगा लिया तो युवराज के कदम ठहर गए। वही वानी वैसे ही युवराज से लिपटी भरे गले से, प्लीज़ मत जाइए हमें अकेला छोड़कर, थोड़ी देर सही पर रुक जाइए, ज़्यादा नहीं, बस कुछ वक्त के लिए हमें अपने सीने लगाकर थोड़ा सुकून दे दीजिए, नहीं तो तड़पते रहेंगे। ये सुन युवराज ने वानी के हाथों को अपने सीने से हटाया और उसकी तरफ घूम गया, जिस पर वानी के आंसू बह निकले। इस पर युवराज वानी की बाजू को पकड़ अपने करीब करते हुए गुस्से से बोला, जानती हो, मेरी जिंदगी की हिस्सेदार को जो पत्नी बनेगी, मेरे साथ ताउम्र रहेगी, फिर भी मेरे सीने लगने की चाहत रखती हो, यह हक उसका है और उसका ही रहेगा। किसी गैर को अपने सीने लगाकर उससे गद्दारी नहीं कर सकता, मुझ पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक है। ये सुन वानी अंदर तक आहत हो जाती है, आंसू एक बार फिर से बह निकलते हैं। अगले ही पल वो युवराज के कॉलर को पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए गुस्से से कहा, अगर उसका हक है तो आप किस हक से हम पर अपना हक जमाते हैं? पड़े रहने देते हमें इस दर्द में, क्यों आए हमारे पास? अगर हम आपके लिए इतने ही गैर है तो क्यों ले गए हमें हॉस्पिटल, मर दिया जाने हो। इससे पहले वानी आगे कुछ बोल पाती, युवराज उस पर भड़क उठा, होल्ड यू टंग अदरवाइज, कहते हुए युवराज की आंखें गुस्से से लाल हो गई, जिस पर वानी डर गई। युवराज लगातार वानी को देखता रहा पर कुछ बोला नहीं कि तभी उसने वानी से अपनी नजरें हटाए और जाने लगा। वानी रो पड़ी, जिस पर युवराज के हाथों की मुट्ठी फिर से कस गई, होंठ भींच लिए, जिस पर वो वानी की घुमा और बिना एक पल गवाए उसे खींचते हुए अपने सीने लगा लिया तो वानी की तड़प को सुकून का एहसास हुआ, जिस पर उसने मजबूती से अपने दोनों हाथों को युवराज की पीठ पर कस लिए। कुछ देर बाद ही युवराज वानी को खुद से अलग करते हुए, जब जाओ जाकर आराम करो, कहते हुए युवराज लगातार वानी को देखता रहा, जो अपने गालों पर आए आंसुओं को साफ कर बिना कुछ कहे बेड की तरफ बढ़ गई। वानी बेड पर आकर लेट गई। ये देख युवराज उसके पास आकर कठोरता से, आज दर्द ज्यादा था तो कम दिया, चाहत थी तुम्हारी मेरे सीने लग सुकून को पाने की, जो हो गई पूरी, पर आइंदा से किसी भी प्रकार की उम्मीद मत करना। इतना कहकर युवराज रूम से बाहर चला जाता है तो उसके जाते ही वानी अपने मुंह पर हाथ रखे बेआवाज रो पड़ती है। इधर काव्या अनी हॉल में सबके पास आती है, जिस पर युवान अनी को देख उसके पास आकर, आप बहुत प्यारी लग रही हो अनी। यत्विक जो अपने फोन में बिजी था, युवान की आवाज को सुन वो नजर उठाकर सामने अनी को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। अनी ने डार्क ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी, डीप नेक ब्लाउज, खुले बाल, माथे पर छोटी सी बिंदी, कमर में पतला कमरबंद, एक हाथ में मैचिंग चूड़ियां, गले में सिंपल सा लॉकेट और होठों पर हल्की मुस्कुराहट। अनी साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। यत्विक चाहकर भी अपनी नज़रों को हटा नहीं पाया, वो एकटक अनी को देख रहा था। वहीं जैसी ही अनी की नज़र यत्विक से जाकर मिलती है तो उसे इस तरह देखने से वो शर्मा जाती है, जिस पर वो चेहरा नीचे झुकाते हुए दबे होठों से मुस्कुरा जाती है। वही काव्या जो उन्हें ही देख रही थी, दोनों को इस तरह एक देख उसके होठों की शरारती मुस्कुराहट गहरी हो जाती है, जिस पर वह अपने बगल में खड़ी अनी को छेड़ते हुए धीरे से उसके कान में, क्या हुआ मेरी जान, अब हिम्मत नहीं हो रही भाई से नज़र मिलाने की, या फिर उनकी नज़रों की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो खुद पर? युवान यत्विक की आवाज़ सुन काव्या पीछे की तरफ घूमते हुए दोनों को देखती है तो उनके हाथ में लगे गिफ्ट को देख भागते हुए उनके पास आती है, जिसे देख दोनों मुस्कुरा जाते हैं। तभी युवान प्यार से काव्या के गालों को टच हुए धीरे से, ऐसा कभी हो सकता है कि हम तेरे लिए गिफ्ट ना लेकर आए? हमारा जो कुछ भी है तेरा ही तो है, तेरे लिए तो हम दोनों भाइयों की जान भी हाजिर है। सब कुछ भूल सकते हैं पर तेरे खुश होने की वजह को नहीं भूल सकते, और आज तो खास दिन है तेरा, तो कैसे भूल जाते तेरे लिए गिफ्ट लाना, कहते हुए युवान मुस्कुरा जाता है। तो यत्विक काव्या के पास आकर हल्के से उसके बालों को खींचते हुए, और अगर गलती से भूल भी जाते तो पिछले 10 दिनों तक तेरे ये गाल फूले रहेंगे, फिर उसे चिढ़ाते हुए, वैसे ही पहले से इतनी मोटी है, गाल फुलाकर तो और ज्यादा हो जाती है, फिर उसके गालों को जोर से खींचते हुए, जिसके बाद मेरी कोको बिल्कुल पंडा लगती है, एकदम गोलिल्ला। इस पर यत्विक मुस्कुरा जाता है तो वही काव्या उसे घूरते हुए उसके हाथ पर हल्के से मारती है, जिससे यत्विक उसके गालों को छोड़ देता है तो काव्या अपने गालों को सहलाने लगती है कि तभी उसकी नज़र अनी पर जाती, जो यत्विक को देख रही थी। ये देख काव्या पहले तो शरारत से मुस्कुरा जाती है और फिर मुंह बनाते हुए यत्विक से, मैं कहाँ से आपको मोटी दिखती हूँ भाई? फिर अगले ही पल झूठा गुस्सा करते हुए, मैं बता रही हूँ आपको भाई, आप ना मुझे मोटी मत बुलाया करिए वरना भाभी से बोल दूंगी कि वो आपकी शादी अनी से करा दे, वो नाजुक सी है और मुझसे ज़्यादा शैतान भी, जब वो आपकी बीवी बन जाएगी तो आपको रोज तंग किया करेंगी, तब आपको पता चलेगा। फिर श्री को देख मस्ती से, भाभी आप ना अनी को अपनी देवरानी बना लो, घर का माल घर में ही रहेगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर यत्विक को देख, अच्छा है भाई आप अनी से शादी कर लो, इससे हम सब के कई फायदे होंगे, आपको शैतान बीवी, मुझे दोस्त के रूप में भाभी, माँ को अपनी छोटी बहू और भाभी को देवरानी, फिर जो आप मुझे मोटी मोटी बुलाते हैं फिर अनी को पतली पतली कह के बुलाना,
और सिर्फ हमारे फायदे नहीं भाई, उससे शादी करने से आपको भी कई फायदे होंगे। वो नाजुक सी है, तो जब आपको उसे अपनी बाहों में उठाना होगा तो आसानी से उठा लोगे। फिर अगले ही पल खुश होते हुए, हाय मेरी तो यही ख्वाहिश है कि अनी मेरी भाभी और आपकी बीवी बन जाए। इतना कहते हुए काव्या यत्विक को देख शरारत से मुस्कुरा जाती है। तो वही अचानक से यत्विक के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। फिर अगले ही पल वो काव्या को घूर कर देखने लगता है, अनी जो कब से यत्विक को ही देख रही थी। काव्या की बात सुनते ही हैरानी से उसे देखने लगती है, जिस पर काव्या की नज़र उससे मिलते ही वो शरारत से उसे अपनी एक आंख मार देती है। तो ये देख अनी एकदम हड़बड़ा जाती है और इधर उधर देखने लगती है। फिर चेहरा नीचे झुकाते हुए अनायास ही उसके होठों पर मुस्कुराहट तैर जाती है। वही यत्विक एक नज़र अनी पर डाल काव्या को देख गंभीरता से, अपने मन में ऐसी किसी भी ख्वाहिश को मत आने दे जिसका अधूरा होना तय है। सॉरी पर तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। फिर श्री को देख, सॉरी भाभी, अगर आपको बुरा लगा तो आप जिससे कहेंगी मैं बिना कोई सवाल किए उस लड़की से शादी कर लूँगा, लेकिन अनी से शादी नहीं कर पाऊंगा। इतना कहते ही यत्विक चुप हो जाता है। वही उसकी बात सुन अनी का दिल तड़प उठता है, जिस पर उसकी आंखें नम हो जाती है, जिसे काव्या की नज़रें देख लेती हैं, पर उस वक्त वो कुछ नहीं कहती। तभी राधा जी, यत्विक से क्यों नहीं कर सकता अनी से शादी? आखिर कमी क्या है उसमें जो शादी के लिए मना कर रहा है? इस पर यत्विक कुछ नहीं कहता। तो वही श्री यत्विक को देख अपने मन ही मन, आप क्या देवर जी, हम खुद भी नहीं चाहते कि आप अनी से शादी करो। फिर काव्या को देख, माफ़ करिएगा काव्या, पर आप जो बोल रही है वो कभी नहीं हो सकता। अनी कभी देवर जी की बीवी नहीं बन सकती। फिर नॉर्मल होकर काव्या से, काव्या आपने जो सरप्राइज तैयार किया है उसे शुरू करिए। ये सुन काव्या खुश होते हुए श्री से, ओके भाभी। फिर युवान और यत्विक से, भाई आप दोनों मेरे साथ चलिए। कहते हुए काव्या दोनों हाथ पकड़ उन्हें हॉल में लाते हुए बीच में खड़ा कर देती, जिस पर यत्विक और युवान असमंजस से उसे देखते हैं। तो काव्या दोनों को देख मुस्कुराते हुए, 2 मिनट रुकिए, अभी पता चला जाएगा आप दोनों को मेरा सरप्राइज। कहते हुए काव्या आगे बढ़ पिलर के पास आती है और वहां से एक रस्सी जैसे ही खींचती है अनी, बीच में ही 1 मिनट काव्या। इतना कहते हुए अनी यत्विक के सामने से होकर काव्या की तरफ बढ़ती कि तभी उसका पैर साड़ी में उलझ जाता है, जिस पर वो जैसे ही गिरने वाली होती है यत्विक जल्दी से उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है, जिस पर वो सीधा यत्विक के सीने जा लगती है। अनी को गिरता देख श्री घबराते उसकी तरफ बढ़ जाती है, जिस पर वो युवान से टकरा जाती है। तो युवान उसकी कमर में अपने हाथ डालते हुए उसे संभाल लेता है। तभी काव्या उस रस्सी को खींच देती है तो ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश होने लगती है। उसके बाद सब कुछ एकदम से थम सा जाता है। अनी यत्विक की आंखों में खोई हुई सी अपने दोनों हाथों को उसके सीने पर रख सर्द नजरों से उसे देख रही थी। यत्विक के दोनों हाथ अनी की खुली कमर पर लिपटे थे। अनी को इस रूम में देखना उसे पागल बना रहा था। वो चाहकर भी अपनी नज़रें उससे हटा नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ युवान की तपिश भरी नज़रें जिनसे श्री पिघल रही थी। तभी उसे युवान की कई बातें याद आ जाती है, जिन्हें महसूस कर वो सिरह उठती हैं। दिल जोर से धड़क जाता है। अगले ही पल ना जाने क्या सोचकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं, जिन पर युवान की नज़र पड़ते ही वो बेचैन हो उठता है। अनायास ही उसकी पकड़ श्री की कमर पर कसने लगती है। चेहरे के भाव बदल जाते हैं, जिस पर युवान एक पल श्री को देख उसे छोड़ नजर फैल लेता है, जिसे देख श्री एक अलग ही दर्द से तड़प उठती और वैसे ही खड़ी युवान को देखती रहती है। वही अनी का भी यही हाल था। यत्विक की नाराजगी को वो चाहकर भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। बिना पलक झपकाए लगातार यत्विक की आंखों में देख रही थी। तभी देखते ही देखते उसकी आंखें भर आई, जिन्हें देख यत्विक के चेहरे पर दृढ़ता उभर आती है। अगले ही पल उसकी बात को याद कर उसे छोड़ देता है, जिस पर अनी खुद को संभाल श्री के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तभी काव्या युवान यत्विक के पास आकर, तो कैसा लगा आप दोनों को मेरा सरप्राइज? इस पर दोनों सीधे होकर काव्या को देख मुस्कुराते, बहुत अच्छा। ये सुन काव्या दोनों के गले से लग जाती हैं, जिस पर यत्विक युवान प्यार से उसका सिर सहलाने लगते हैं। तभी काव्या दोनों से अलग होकर, अब डाइनिंग टेबल पर चलिए, वहाँ एक और सरप्राइज आप दोनों का इंतजार कर रहा है। ये सुन काव्या डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाती है तो युवान, यत्विक और बाकी सब भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। तभी अनी अपनी उदासी छिपाते हुए श्री से, दी मुझे अभी भूख नहीं है तो मैं बाद में खा लूंगी। इतना कहते हुए अनी बिना श्री की बात सुन बाहर की तरफ बढ़ जाती है, जिस पर श्री परेशान हो जाती है। तभी यत्विक अपनी जगह से खड़े होकर श्री से, आप परेशान मत होइए भाभी, मैं देखता हूँ जाकर अनी को। कहते हुए यत्विक बाहर की तरफ चला जाता है, जिसे देख काव्या शरारत से मुस्कुराते हुए, मन ही मन आप चाहे कुछ भी कहो पर दिल तो आपका भी बेचैन हो गया उसकी आंखों में आई नमी को देख। कहते हुए काव्या फिर से मुस्कुरा जाती है। इधर अनी एक पेड़ के पास खड़ी अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधे नम आंखों से सामने की तरफ देख रही थी। कुछ देर बाद ही अनी अपने आंसुओं को साफ कर पीछे की तरफ पलटती है तो सामने यत्विक को सिकपकाते हुए अपनी नज़रें झुका लेती है। फिर अगले ही पल वो एक नज़र यत्विक को देख जाने लगती है। तभी एकाएक यत्विक उसकी बाजू पकड़ पीछे ले जाते हुए पेड़ से सटीक उसके ऊपर झुकते हल्के गुस्से से, मेरी वजह से किसी आंखों में आंसू आए, ये बर्दाश्त नहीं मुझे। उस दिन समझाया था, मेरी चुप्पी को नाराजगी मत समझा करो।
कहते हुए वो यत्विक गैसे और गंभीरता से मिले भावों के साथ अनी की आंखों में देखता रहता है। तो उसकी अनी की आंखों में आए बदलाव को देख वो श्री से मगर नर्म लहजे से कहता है, तुम बदल रही अनी, इससे पहले पूरी तरह बदल जाओ, संभालो खुद को, मेरी नाराजगी से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस पर अनी एक पल चुप रहती है और वैसे उसकी आंखों में देख कठोरता से, तो आपको भी कोई हक नहीं मुझसे नाराज होने का, पिछले कुछ दिनों से सबके प्रति आपका व्यवहार बेहतर है शिवाय मेरे, जान सकते हैं क्यों? क्या उस दिन मेरी बात आपको इतनी चुभ गई जिसके चलते आप बात भी नहीं करना चाहते? और फिर उस दिन जो मैंने कहा वो सच ही तो कहा था, मेरे जीने की वजह मेरी दी है, वरना तो मैं कब का यत्विक बीच में ही अनी को अपने करीब खींचते हुए गुस्से में, चाहूँ तो तुम्हारे लबों से निकली बात का जवाब अपने लबों को रख उसे बाहर आने से रोक सकता हूँ, पर अफसोस कि ऐसा मैं कर नहीं सकता, वरना तुम्हारी नज़रों के साथ साथ बाकी नज़रें भी मुझे गलत समझ बैठेंगी, इसलिए बेहतर होगा मैं अपनी सीमा में रहूं। रही बात मेरे नाराज होने से फर्क पड़ने की, तो आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसी हो वैसी रहो, मेरे लिए तुम्हारी नज़रों में आया परिवर्तन गलत है, अच्छा होगा कि खुद को रोक लोगी, वरना मुझसे मोहब्बत करोगी तो तड़पती रहोगी। कहते हुए यत्विक झटके से अनी को छोड़ 2 कदम पीछे हो जाता है और घर की तरफ घूम सकती से, भाभी परेशान हो रही है, अंदर चलकर खाना खाओ। अनी गुस्से से नजरें फेरते हुए सामने की तरफ देख, मैं थोड़ी देर अकेली रहना चाहती हूँ, आप जाइए यहाँ से। ये सुन यत्विक के हाथ की मुट्ठी कस गई, जिस पर उसने पीछे घूमकर अनी को देखा और फिर पास आकर बिना देर किए उसे अपनी बाहों में उठा लिया, जिस पर अनी कसमसाते हुए, ये क्या तरीका है मुझे ले जाने का, मैंने कहा ना, मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है, छोड़िए मुझे। पर यत्विक उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे घर के अंदर ले जाता है। कुछ देर बाद ही सब खाना खाकर फ्री हो जाते हैं, तो श्री सबसे पहले राधा जी और अनी को उनकी दवा खिलाती है और उन्हें आराम करने की बोल बाहर डाइनिंग टेबल के पास आकर सारे बर्तन उठाकर किचन में चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद युवान किचन में आता तो सामने श्री को देखता है जो बर्तन साफ कर रही थी। ये देख युवान आगे बढ़ फ्रिज के पास आते हुए उसमें से पानी की बोतल को निकाल बिना श्री को देखे शांत आवाज में, उस वक्त आंखें नम क्यों हुई थी तुम्हारी, कोई परेशानी से तो बताओ मुझे। युवान की आवाज सुन श्री बर्तन साफ करते करते रुकी, जिस पर उसने हाथ धोकर पीछे की तरफ पलटकर युवान को देखा, तो युवान बोतल को फ्रिज के ऊपर रख अपने एक हाथ को जेब में डाल उसके सामने आकर खड़ा होकर लगातार उसे देखने लगा। युवान के इस तरह लगातार देखने से श्री खुद में ही सिमट रही थी, पर युवान ने अपनी नजरें नहीं हटाई। कुछ देर बाद ही श्री बेचैन होते हुए धीमी आवाज में, प्लीज युवान जी, इस तरह मत देखिए, वरना हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। कहते हुए श्री ने हल्के नजर उठाकर युवान को देख वापस नजरें झुका ली, जिस पर युवान एकाएक श्री को अपनी तरफ खींच उसकी बेचैन आंखों में देख, मेरे देखने से आंखों में इतनी बेचैनी, इसकी कोई खास वजह? इस पर श्री खुद को संयमित कर, वैसे ही युवान की आंखों में देख नहीं जानते क्यों है, बस आपके देखने से हो गई, और उस वक्त आंसू इसलिए आए आपकी करीबी हमें आपसे प्यार करने पर मजबूर ना कर दे, जिनका बिछड़ना शुरू में ही तय हो चुका है, आपसे मोहब्बत कर लेंगे तो खुद को आपसे दूर नहीं कर पाएंगे। ये सुन युवान का दिल जोर से धड़क उठा, सांसें गहरी हो गई और नजरें श्री के होठों पर ठहर गई जो बिछड़ने के नाम से थरथरा रहे थे। उसका मन किया कि उन्हें अपनी कैद लेकर उनकी थरथराहट को सुकून में तब्दील कर दे, पर हक ने आकर बीच में दीवार खड़ी कर दी। श्री वैसे ही युवान की आंखों में देखती रही और फिर अचानक ही उसके होठों पर मुस्कुराहट तैर गई, जिस पर वो वैसे ही युवान को देख धीरे से, जब बेचैनी आपकी नजरों से हुई है तो दूर भी आपको छूकर ही जाएगी। इतना कहते ही श्री अपने पैरों के पंजों पर खड़ी होकर युवान के माथे पर अपने होठों को रख देती है, जिस पर उसकी आंखें बंद और होठों पर मुस्कुराहट तैर जाती है। तभी श्री युवान के सिर से अपने सिर को टिकाकर सर्द आवाज में, रिश्ता चाहे सौदा को हो या फिर मर्जी का, इसे दिल से निभाएंगे, आपसे मोहब्बत हुई तो हर रोज आपकी बाहों के घेरे में सुकून से सो पाएंगे। ये सुन युवान के होठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई, जिस पर उसने बिना देर किए श्री को अपने सीने से लगा लिया, जिस पर श्री उसके सीने में छिप गई। इधर मुंबई में प्रभास और युवराज तैयार होकर हॉल में बैठे आशी के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी आशी किचन से अपने हाथ में पूजा की थाली लाते हुए युवराज के सामने आकर बैठ जाती है, जिस पर प्रभास आशी से, आशु वानी को भी बुला दीजिए, हम आ गए भाई। डार्क येलो कलर की पिलाजो कुर्ती में वानी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से नीचे आते हुए आशी के गले लग जाती है, जिस पर आशी उसका सिर सहलाते हुए चिंता भरे लहजे से, अब आप ठीक हो ना बच्चा? ये सुन वानी एक नज़र युवराज को देख आशी से अलग होकर हल्के से मुस्कुराते हुए, जी भाभी, हम बिल्कुल ठीक है। ये सुन आशी एक पल वानी को देख, और आपका जख्म? इस पर वानी युवराज को देख, जख्म का क्या है भाभी, सोच रहे कि इसे भरने ही ना दे। ये सुन आशी नासमझी से वानी को देख, मतलब? इस पर आशी अपनी बात पर ध्यान देते हुए हड़बड़ाकर, वो हमारा मतलब था कि जख्म गहरा है तो भरने में वक्त ज़्यादा लगेगा। फिर बात बदलते हुए, खैर आप ये सब छोड़िए और जाकर मेरे वाले को राखी बंधिए और मैं आपके वाले को। कहते हुए वानी मस्ती से मुस्कुरा जाती है, तो वही उसकी बात का मतलब समझ प्रभास युवराज की तरफ देखता है, जिस पर वो इशारे से क्या हुआ पूछता तो प्रभास नामे गर्दन हिला देता है। तभी आशी मुस्कुराते हुए वानी से, आप बैठिए, हम राखी लेकर आते हैं।
जो हम खास आपके लिए और युवराज भाई के लिए लखनऊ से लेकर आए थे। ये सुन वानी ठीक है, जल्दी जाइए भाभी, कहते हुए वानी प्रभास के सामने आकर बैठ गई है तो वानी मुस्कुराते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ जाती हैं और थोड़ी देर बाद ही वो एक बॉक्स लेकर हॉल में आकर युवराज के सामने आकर बैठ जाती है। फिर उस बॉक्स को जैसे ही खोलती हैं तो रखी राखियों को देख वो हैरान होते हुए ये क्या। इस पर युवराज आशी से क्या हुआ। आशी बॉक्स को नीचे करते हुए एक्चुअली भाई ये वो बॉक्स नहीं है जो हमने खरीदा था, ये तो कोई दूसरा। कहते हुए आशी एकदम से रुक जाती है, तभी उसे कुछ याद है जिसे सोच वो उस बॉक्स को देख लगता है। हम जिनसे मॉल में टकराए थे ये बॉक्स उनका, क्योंकि नीचे गिरे बैग तो उन्होंने ही उठाए थे, जिस वजह से शायद उनका बॉक्स हमारे पास और हमारा बॉक्स उनके पास पहुंच गया। फिर परेशान होकर अब क्या करें हम। इस पर वानी बॉक्स को अपने हाथ में लेते हुए करना क्या है भाभी, अब हम इन राखियों को ही बांध देते हैं, सिर्फ 2 ही तो है और 2 की हमें ज़रूरत है। फिर बॉक्स में एक राखी को निकालते हुए आशी को देते हुए आप ये वाली राखी खड़ूस को बांध दीजिए, शायद इसमें लगे स्माइली को देख इनको थोड़ी स्माइल आ जाए। फिर दूसरी वाली को निकाल खुश होते हुए और ये वानी हम प्रभास भाई को बांध देते हैं। ये सुन आशी मुस्कुरा जाती हैं तो वही युवराज वानी की बात सुन एक पल उसे घूर आशी के हाथ में लगी राखी को देखता है जिस पर एक स्माइली बना हुआ था। ये देख ना जाने क्यों युवराज एकदम से बेचैन हो जाता है कि तभी आशी युवराज के माथे पर तिलक करती हैं और फिर धीरे से कहती है भाई अपना हाथ आगे करिए। ये सुन युवराज हाँ में गर्दन हिलाते हुए अपने हाथ को आगे करता है तो आशी उसे राखी बांध देती है, जिसके बांधते ही युवराज को किसी अपनेपन का एहसास होता है, जिस पर वो हल्के से राखी को छूकर धीरे मुझे ऐसा क्यों लगा रहा है जैसे ये राखी आशी के बजाय मेरी कैंडी ने बांधी हो। कहते हुए युवराज लगातार उस राखी को देखता रहता है। वही वानी प्रभास के माथे पर तिलक कर उसके हाथ में राखी बांधती हैं, फिर अपने एक हाथ को प्रभास के आगे कर खुश होते हुए लाइए हमारा गिफ्ट। ये सुन प्रभास मुस्कुराते हुए अपने पीछे से एक गिफ्ट निकलता है जिसे देखने के बाद वानी की खुशी ठिकाना नहीं रहा। उसने जल्दी से अपना गिफ्ट ले लिया तो उसे खुश देख प्रभास भी खुश हो गया। तभी आशी युवराज से भाई हमारा गिफ्ट। आशी की आवाज़ सुन युवराज होश में आता है, फिर उसकी बात पर ध्यान देते हुए धीरे से कहता है मेरा जो भी था वो मैं पहले ही तेरे ना कर चुका हूँ, बस जान बची है, तू कहे तो इसे भी दे। आशी बीच में ही उसके मुंह पर हाथ रखना में गर्दन हिला देती है, जिस पर उसके हाथ को उठाकर मुस्कुराते हुए बता अब क्या चाहिए तुझे। ये सुन आशी एक नज़र वानी को देख युवराज से अभी के लिए आप हमसे एक वादा करिए, जो हम मांगेंगे आप बिना कोई सवाल किए उसे पूरा करेंगे। कहते हुए आशी अपना एक हाथ युवराज के आगे कर देती हैं, जिस पर युवराज बिना कुछ सोचे अपने हाथ को आशी के हाथ पर रख देता है। तभी वानी प्रभास से भाई जो लड़का हमें देखने आ रहा था वो कब तक। प्रभास बीच में ही तेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने उसे आने से मना कर दिया, अब वो तेरे बर्थडे पर आएगा। ये सुन जैसे युवराज को सुकून मिल गया, जिस पर उसने वानी को देखा जो खुश होते अपने गिफ्ट को देख रही थी। उसके चेहरे की खुशी को देख युवराज मन ही मन ये खुशी जचती है तुम पर, लेकिन तुम हो कि खुश रहना ही नहीं चाहती, क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके, सब जानती हो कि मैं तुम्हारा नहीं हूँ, फिर भी उम्मीद करती हो मुझे पाने की, समझती क्यों नहीं हो कि मेरे लिए कितना मुश्किल होता है तुम्हें खुद से दूर रखना। कहते हुए युवराज वानी से अपनी नज़रें उठा लेता है। वही वानी जिसे एहसास हो चुका था कि युवराज की नज़रें उसे देख रही थी, पर वो चुप थी, उसने नज़र नहीं उठाई। थोड़ी देर बाद सब मिलकर खाना खाते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। पर आशी अपने रूम में जाने के बजाय टेरेस की तरफ बढ़ जाती। टेरेस पर आने के बाद अपने दोनों हाथों को रेलिंग पर टिकाए ऊपर आसमान को देखने लगती है। मौसम काफ़ी ठंडा था, जिसे महसूस कर आशी खुद में ही सिमट रही थी। तभी उसके कंधे से टॉप नीचे खिसका और तेज दांत उसकी गर्दन पर चुभ गए, जिस पर उसकी हल्की सी आह निकलते हुए आंखें बंद हो गई। तो पीछे खड़े प्रभास ने वापस से अपनी काटने वाली जगह पर अपने होठों को रख चूमने लगा, जिस पर आशी तेज सांसें लेते हुए नहीं प्रभ प्लीज़ मान जाइए। ये सुन प्रभास हल्के से मुस्कुरा उठा, जिस पर उसने आशी की टॉप को सही करते हुए उसे पीछे से ही अपनी बाहों में भरकर अपनी थोड़ी उसके कंधे पर टिका ली, जिस पर आशी वैसे ही सामने देख धीरे से आगे क्या करना है प्रभ कहते हुए आशी अब प्रभास की तरफ घूम गई, जिस पर उसने अपने दोनों हाथों को उसके गले में डाल उसकी आंखों में देख कहा अपनी बहन की मोहब्बत को मिलाना है तो अभी हमसे ध्यान उठकर आगे क्या करना है वो सोचे। ये सुन प्रभास गंभीरता से मैं सोच चुका हूँ। आशी वैसे ही हमें बताइए आपने क्या सोचा है। इस पर प्रभास हल्के से मुस्कुरा जाता है। उसके बाद वो आशी कुछ बताता है, जिसे सुनने के बाद आशी चेहरे पर खुशी छलक आती है। तो प्रभास एक पल आशी को देख उसे छोड़ते हुए सामने आसमान की तरफ देख शांत आवाज में अब देखना यह है कि वो हाँ करेगा या ना। ये सुन आशी थोड़ी परेशान होकर और इसके बाद भी वो नहीं माने तो प्रभास हल्के से मुस्कुराते हुए आशी को देख वो जरूर मानेगा। इस पर आशी कुछ नहीं कहती, बस परेशान सी प्रभास को देखती रहती हैं। तो प्रभास उसके पास आकर अपने गले लगा लेता है, जिस पर आशी धीरे से भगवान करे भाई मान जाए। इस पर प्रभास आशी के सिर को चूम उसे मानना होगा। 10 दिन बाद इवनिंग टाइम, आज वानी का जन्मदिन था। आशी सारी तैयारी कर चुकी थी, बस सबका आना बाकी रह गया था।
थोड़ी देर बाद ही प्रभास और युवराज रेडी होकर नीचे आ जाते हैं। उसके बाद ही आशी भी रेडी होकर प्रभास के बगल में आकर खड़ी हो जाती है, जिस पर युवराज सोफे पर जाकर बैठ अपने फ़ोन में बिजी हो जाता है कि तभी वानी तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है। तो आशी की नज़र उस पर पड़ते ही वो हैरान हो जाती है, जिस पर वो वैसे ही सामने सीढ़ियों की तरफ देखते हुए वानी आशी की आवाज़ सुन प्रभास और युवराज सीढ़ियों की तरफ देखते हैं, जिस पर प्रभास मुस्कुरा जाता है तो वही युवराज की नज़रें वानी में ही उलझ जाती है। लाल कलर की गाउन में वानी बिल्कुल गुड़िया लग रही थी, ना चाहते हुए भी युवराज अपनी नज़रों को हटा ना सका। तभी आशी वानी को देख धीरे से बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं हमारी विनी, बिल्कुल राजकुमारी जैसी। प्रभास जो बगल में ही खड़ा था, आशी की बात सुन मुस्कुराते हुए बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत खूबसूरत लग रही मेरी विनी। ये सुन आशी मुस्कुरा जाती हैं और फिर एक नज़र गौर से प्रभास को देख उसकी तरफ झुकते हुए शरारत से वैसे कमाल के तो आप भी लग रहे हैं प्रभ, मन कर रहा है कि अभी आपके चेहरे को चूम ले, पर भाई और विनी के सामने हम ऐसा करने से रहे, लगता है आज हमारी ये चाहत अधूरी रह जाएगी। कहते हुए आशी के होठों पर शरारती मुस्कुराहट तैर जाती है। तो आशी की प्यारी बातें सुन प्रभास का दिल जोर से धड़क जाता है, जिस पर वो हल्के से आशी को देख सामने की तरफ देखते हुए यूं इस तरह की बातें करके आप मेरे सब्र को बेसब्र में तब्दील कर रही है। अभी कुछ कर बैठा तो बेशर्मों की लिस्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर आ जाएगा। फिलहाल तो आप अपनी इस चाहत को अधूरा रहने दीजिए, जब वक्त हमारा होगा तब मैं इस चाहत को अपने तरीके से पूरा कर लूँगा। इतना कहते ही प्रभास आशी को देखता है, जिसके गाल सुर्ख से लाल हो गए और चेहरा नीचे झुक गया, तो ये देख उसके होठों की मुस्कुराहट गहरी हो जाती है। तभी वानी नीचे आकर प्रभास और आशी से तो बताइए हम कैसे लग रहे हैं इस ड्रेस में। ये सुन प्रभास और आशी मुस्कुरा जाते हैं तो प्रभास वानी का माथा चूमते हुए प्यार से बिल्कुल परी लग रही है तू। फिर आशी वानी से आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से कोई परी नीचे उतरकर हमारे घर आ गई हैं। फिर वानी की बलाई लेते हुए किसी की नज़र ना लगे आपको। ये सुन वानी आशी के गले से लगते हुए खुशी से थैंक यू सो मच माई स्वीट भाभी, बस यही तो सुनना था हमें आपके मुंह से, क्योंकि आपकी तारीफ सुनने का लक हर किसी को प्राप्त नहीं होता। हम कब से इंतजार कर रहे थे आपकी तारीफ सुनने के लिए। ये सुन आशी वैसे ही वानी को गले से लगाए रख शरारत से सिर्फ हमारी तारीफ का था या फिर किसी और के शब्दों का भी इंतजार है आपको। इतना कहते हुए आशी वानी को खुद से अलग कर मुस्कुरा जाती है, तो उसकी बातें सुन वानी की नज़र सामने युवराज को देखती है, जिस पर उसकी नज़रें वानी से मिलते ही वो हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखने लगता है। ये देख वानी के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई, जिस पर वो वैसे ही युवराज को देख मन ही मन यूं चुप रहकर खुद को रोकने से अच्छा है आप कुछ बोलकर हमें 2 पल सुकून एहसास करा दे। फिर मुंह बनाते हुए पर जानते हैं आप ऐसा करेंगे नहीं, खड़ूस जो ठहरे, पर कोई बात न।